अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हाँ, सब लोगों के लिए नावल जो लेके आई हूँ उसका नाम है आतिशे इश्क और इसे तहरीर किया है सईदा ने। उम्मीद है कि आपको और हमें ये नावल पसंद आएगा और अच्छा टाइम गुजरेगा। वैसे आप लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है क्या? और 4 दिन बाद रमज़ान आ रहा है, बहुत मुबारक हो आपको। अभी तो रमज़ान की बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। चलें जी, नावल रीड करते हैं बगैर किसी देरी के, क्योंकि बातें करने को मेरे पास कोई बातें ही नहीं है। आपको नहीं लगता मैं ज़रा कम बोलती हूँ नावल के दरमियान में? चले रीड आउट करते हैं हम। आतिशे इश्क इस कलम या अज़ कलम सईदा। पता नहीं आगा जान मानेंगे कि नहीं, वह परेशानी में इधर उधर टहल रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। लाला, क्या हुआ? वो भागती हुई भाई के पास गई। अरे सांस तो लेने दो, आपकी लेने आपकी सांस लेने तक मेरी सांसें चली जाएंगी, बोले ना। अरे मेरी बहन, ऐसा हो सकता है तुमने अपने लाला से कुछ कहा हो और वो पूरा ना करें? रोहान ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। मुझे पता है भाई, इस पूरे जहान में एक आप ही हैं जो मेरी बात का मान रखते हैं। हाँ तो मेरी प्यारी सी हफ्सा, आगा जान तुम्हारे कराची जाने पर मान गई हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? हाय, मेरा आगे बढ़ने का ख्वाब पूरा हो गया। वो खुशी से उछलने लगी। अरे बात तो पूरी सुनो मेरी, बैठो इधर। रूहान ने इसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया। तुम इस हवेली की कानून और आगा जान से वाकिफ़ हो? तुम जानती हो तुम्हें कराची पढ़ने भेजने के हक में मेरे और मोरे के अलावा कोई नहीं है। आगा जान इजाज़त दिए तो दी है, लेकिन याद रखना तुम्हारी ज़रा सी भी गलती पर क्या होगा इसका तुम्हें पता है? रूहान ने फिक्र भरे लहजे में कहा। लाला, मैं जानती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से आगा जान का गज़ब मुझे देखना पड़े। मुझे यकीन है तुम पे। अब जाओ, तैयारी करो, हम शाम तक निकलेंगे। रूहान कहकर चला गया। लगता है आज तो ये गया। अहमद अपने थाने के दूसरे कांस्टेबल के साथ अंदर से आने वाली चीखों पर तबसरा कर रहा था। मुझे भी यही लगता है, या तो सर इसकी ज़बान खुलवाएंगे या तो ये बेचारा ज़बान से महरूम हो जाएगा। महरूम सॉरी, चुप हो जाओ, सर आ रहे हैं। अहमद ने साथ खड़े खलील को आंख दबा कर चुप करवाया। अहमद पानी तो हुक्म देकर अपनी जगह पर बैठ गया। सर ये लें। अहमद ने जल्दी से ठंडा पानी इसकी तरफ बढ़ाया। सर मैं एसी चलाता हूँ। हाँ चला दो, वैसे बहुत गर्मी लग रही है, सलील की वजह से बहुत ठीक है। इतनी मार के बाद ज़बान खुली अपनी, इसने गिलास रखते हुए कहा। लेकिन सर, हम सबको पता था, जितना ठीक इंसान क्यों ना हो, आप ज़बान खुलवाना चाहते हैं। हाँ पता है मुझे। अब ये बताओ, वो बेहिया आदमी गए? सर इनका तो पूरे थाने को पता है, मसरूफ़ होंगे किसी के साथ। हाँ, मेरा बस चले तो सबसे पहले इसको पकड़ूं और उल्टा लटका कर मारूं, इसने दांत पीसते हुए कहा। सर वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह। अहमद, चलो ज़रा गश्त करके आते हैं। वो कहकर बाहर गाड़ी की जानिब चला गया। आगा जान सीन शिफ्ट। आगा जान, देख लें, आप रूहान के कहने पर भेज रहे हैं। अगर कोई मसला हुआ तो बरादरी में हमारा नाम ख़राब होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही नाम ख़राब होने दूंगा अपना? अगर लड़की ने कुछ भी ऐसा किया जिससे मेरी इज्जत और नाम को ख़तरा हो, मैं गोली नहीं मार दूंगा इसे। आगा जान को अपने नाम और इज्जत के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अगर भाईजान जिंदा होते तो वह कभी इस तरह हफ्सा को पढ़ने जाने ना देते, और रूहान की वजह से हमने इसे 12 जमात तक पढ़ने दिया। काफ़ी नहीं है ये? नवाब खान ने कहा। चाचा, मेरी बहन को अगर पढ़ने का शौक़ है तो ज़रूर पढ़ेगी। मैंने आगा जान से बात कर ली। आप क्यों ज़बरदस्ती इनका फ़ैसला बदलने पर तुले हुए हैं? रूहान, जो आगा जान से बात करने आ रहा था, अपने चाचा की बातें सुनकर इनको जवाब दिया। आगा जान, शायद रूहान भूल गया है कि तमीज़ से कैसे बात करते हैं। हमने इसे पढ़ने बाहर क्या भेजा? इसका तो दिमाग नहीं मिलता। नवाब खान गुस्से से आंखें निकालते हुए बोले। अफसोस, बहुत अफसोस। आप लोग न जाने ये क्यों समझते हैं कि ज़्यादा तलीम इंसान को बदतमीज़ बना देती है। तलीम शऊर पैदा करती है, और जो मैं कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ ये सब इसी शऊर की वजह से है। आगा जान, देख रहे हैं, ये कल का लड़का हमें सिखा रहा है। जब आप लोगों को इल्म ना हो तो हम कल के ही लड़कों को सिखाना पड़ता है। रूहान, तमीज़ के दायरे में रहो। आगा जान की आवाज़ कमरे में गूंजी। रूहान बिना कुछ बोले खामोशी से चला गया। आगा जान, लिख ले मेरी बात, आपने गलत किया है। अगर आज वो जा रही है तो कल को कोई और लड़की से घर से लड़की खड़ी हो जाएगी। नवाब खान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हफ्सा कराची पढ़ने जाए। तुम परेशान ना हो, अगर अगली बार किसी ने जाने की ज़िद की और रूहान ने हमायत की तो चली तो जाएगी, लेकिन वापस नहीं आएगी।
देख क्यों तू दुश्मन बनी हुई है खुद की, जाने दे, वापस चल। बेचारी सना इसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो भी कहाँ रुकने वाली थी। हाथ में रोड लिए पार्किंग में गाड़ी ढूंढ रही थी। अबे यार, तुझे हॉस्टल में ही छोड़कर आना चाहिए था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। अब देख, वो कह भी रही थी और गाड़ी भी ढूंढ रही थी। मिल गई चल। इसने सना का हाथ पकड़ा और कार के सामने रुकी। देख ले, कुछ हुआ ना। अबे तुम मुंह बंद कर, वैसी मनहूस ज़ुबान है, अब मुझे मेरा काम करने दे। वो आगे बढ़ी और कार के सारे शीशे तोड़ दिए। अब पता चलेगा तुझे किससे पंगा लिया है, इसने फख्र से कहा, जैसे कि कितना बड़ा काम किया हो। चल अब भाग। इसने सना का हाथ पकड़ा और दौड़ लगा दी। सीन शिफ्ट। अहमद, गाड़ी रोको। बरका ने बाहर देखते हुए कहा, सर आप अक्सर इस यूनिवर्सिटी का बाहर गाड़ी क्यों रुकवा देते हैं। अहमद को बहुत तजस्सुस हुआ था। अहमद, तुम नहीं समझोगे। न जाने भी यूनिवर्सिटी के गेट की जानिब देखते हुए किसका इंतज़ार कर रहा था। लगता जी कोई बहुत ख़ास रिश्ता है। ख़ास, बहुत ख़ास, इतना ख़ास कि कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता मैं। बरका न जाने किस धुन में कह रहा था। अहमद की तो कुछ समझ नहीं आया। चलो अब, इसने अहमद से मुखातिब होते हुए कहा। जारी है अगली किस्त आ गई। भाई मैं तैयार हूँ, चले। हफ्सा अपना सारा सामान लेकर तैयार सहन में खड़ी थी। रोहान चारपाई पे बैठा हुआ था। ख़ानदान की लड़कियाँ बाहर जाएंगी शहर से। दादी चौपान बना रही थी, आई थिंक जो पान बना रही थी, और साथ ताने भी मार रही थी। अम्मा, रोहान ने ली है ना जिम्मेदारी। ज़हरा ने अपनी बेटी की हिमायत की। तुम चुप करो बहू, बेटा क्या वापस आ गया, अब तुम्हारी भी ज़बान चलने लगी। दादी अम्मा ने ज़हरा को सख्त लहजे में कहा। दादी तुम ज़ुबान बंद रखो। लड़की न जाने क्या कहा है रोहान ने इनको, मेरा तो बस चले तो मार डालूं। हफ्सा कुछ बोलती, लेकिन दादी अम्मा ने इसे बुरी तरह डांट दिया। हफ्सा चलो। रोहान नहीं चाहता था दादी को और कुछ बोलने का मौका मिले, इसलिए हफ्सा का हाथ थाम कर कार की तरफ चला गया। अम्मा देख लें कैसे ये माँ बेटे ठीक हमारे घर के कानून को रोंद रहे हैं। शाजिया ने ज़हरा की जानिब देखते हुए कहा, हाँ देखो, अगर कुछ करे ये कराची में जिंदा ना दफनाओ तुम्हें इसको। दादी को तो बहुत खार थी हफ्सा से। ज़हरा मोरे, आप ही चली गई क्या। 15 साल नाबिया दौड़ते हुए सहन में ज़हरा के पास आई। हाँ, अब इस मनहूस की ही कमी थी। दादी अम्मा ने नाबिया को देख कर कहा था। अम्मा बच्ची का कुछ ख्याल कर लें। तुम मुंह बंद करो ज़हरा। यह मनहूस पहले पैदा होते ही माँ को खा गई थी, और अब जब 1 साल की हुई तो मेरे बेटे को निकल गई। आपने दूसरे बेटे की मौत की वजह वो इनकी बेटी को मानती थी। सही कहा अम्मा आपने, इससे तो किसी जगह दफन कर देना था, लेकिन ये भी इस हवेली में रोहान की वजह से। शाजिया ने अपने तंज के तीर चलाए। मेरी जान चलो मेरे साथ। ज़हरा नाबिया का हाथ थाम कर इसे अपने कमरे में ले गई थी। वो बेड पर बैठकर रोने लगी। ज़हरा मोरे, मैं मनहूस नहीं हूँ। मेरी जान, रोहान ने क्या कहा था आपको याद है ना। ज़हरा ने प्यार से इसके आंसू साफ करते हुए कहा। जी याद है, उन्होंने कहा था मैं इनकी प्रिंसेस हूँ। दादी सी ऐसे बोलती हैं। रोहान की बात याद आने पर वो मुस्कुराने लगी। ये मेरी बच्ची गुड, ऐसी हंसती रहा करो। ज़हरा, मैं भी आप ही की तरह पढ़ने कराची जाऊंगी। क्यों नहीं, ज़रूर जाओगी आप। ज़हरा ने मुस्कुराते हुए कहा। खान बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आई थिंक खुदारा ला कर दे दे। बिया खान बाबा से मिन्नतें कर रही थी। ना बिया बीबी, बिल्कुल नहीं। बड़े साहब ने सख्ती से मना किया है आपको बाहर से कोई भी इस तरह की चीज़ ला कर देने। खान बाबा, बिया पैसे लिए इनके पीछे पीछे घूम रही थी। बानो, अब बोले ना। वो किचन में काम करती बानो से कह रही थी। बीबी, पिछली बार जब आप बाहर का खाना खाकर बीमार पड़ी थी तो बड़े साहब ने मुझे और खान बाबा को बहुत। यार, आप दोनों मेरे गोलगप्पों के दुश्मन हैं। जब दोनों ने सफ़ेद झंडा दिखाया तो बिया सोफे पर मुंह बनाकर बैठ गई। बिया बीबी, मैं और खान बाबा यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए हैं, और दुश्मन हम नहीं, आपके प्रिंस हैं। इनका तो छोड़ दें, बस वहाँ से बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं। बानो, याद रखना ये अल्फाज बताना बड़े साहब को। खान बाबा ने बिया को छेड़ते हुए कहा था। खान बाबा, बिया ने गुस्से से कहा, और तब कर अपने रूम में चली गई। पता नहीं उनके प्रिंस कैसे संभालते हैं इन्हें। खान बाबा ने बानो से कहा। खान बाबा, इस दुनिया में एक वही है जिनके नखरे बर्दाश्त करते हैं। सीन शिफ्ट। आज पहला दिन है, पता नहीं क्या होगा। हफ्सा यूनिवर्सिटी में थी, तुम फिक्र नहीं करो, अच्छा ही होगा सब। हफ्सा की रूममेट इसके साथ ही थी। हाँ चलो क्लास लेते हैं। दोनों अपनी क्लास की जानिब गई थी। दोनों क्लास लेकर जैसे बाहर आई तो क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को भी सीनियर्स ने रोका हुआ था। ये रोका हुआ क्यों है, हफ्सा ने इंशिरा से पूछा। मेरे ख्याल से ये सीनियर स्टूडेंट्स से तफरी कर रहे हैं। छोड़ो, करने दो, हम चलते हैं। हफ्सा ने इंशिरा का हाथ थामा और आगे बढ़ने लगी। और मिस चादर वाली। तभी हफ्सा को अपने पीछे खड़े एक सीनियर में से किसी की आवाज़ सुनाई थी। हफ्सा ने पलट कर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था, लंबा चौड़ा खूबसूरत था। जी क्या मसला है, हफ्सा ने सख्त लहजे में कहा। अरे आराम से, गुस्सा ना करें, मसला कोई नहीं है, हम तो बस आपका खूबसूरत सा नाम जानने की आरज़ू रखते हैं। इसने हफ्सा के करीब आकर कहा। मिस्टर, दूर रहकर बात करें। हफ्सा ने 4 कदम पीछे होते हुए कहा। और मैं नहीं चाहती अपना नाम बताना, हफ्सा कहकर चली गई।
वो इसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं होगी। क्या हो गया हीरो, इसके साथ मौजूद दोस्त ने कहा। ये अंदाज, ये लहजा, उफ, ये पठानी दिल ले गई। अरे इतनी जल्दी बेटा, पहली नज़र का प्यार। वो आंख मार कर चला गया। सीन शिफ्ट। वर्का की आंख देर से खुली। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर थाने के लिए निकला। अहमद ज़रा जल्दी चला लो, अपने साथ ड्राइविंग सीट पर बैठे कांस्टेबल से कहने लगा। जी जी सर। इसने इसकी गुस्सा भरी नज़रों को देखकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाती थी। कुछ ही लम्हा गुजरा था कि अचानक किसी ने गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। कौन बदतमीज़ है। वो गाड़ी रुकवा कर गुस्से में उतरा। जो भी है आज तो गया। वही वैसे ही सर को देर हो रही थी। अहमद ने दिल ही दिल में खैर मनाई थी। वह जैसे ही पीछे आया तो देखा बाइक गिरी हुई थी और बाइक चलाने वाला शख्स खड़ा अपने कपड़े झाड़ रहा था। वह शदीद गुस्से में आगे बढ़ा और लड़के का कॉलर पकड़ लिया। इस लड़के ने सर पे हेलमेट पहना हुआ था। एक पुलिस की गाड़ी को तूने ठोका? हाँ, बाइक नहीं आती चलाने तो क्यों निकलते हो लेकर मेरे एरिया में मेरी गाड़ी ठोकी? अब चल तू थाने। वो गुस्से में इस पर बरस रहा था। ये हेलमेट उतार, इसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। बेटा उतार दे, वरना तू जानता नहीं है सर को। अगर सर ने उतारा तो सर भी हेलमेट के साथ बाहर आएगा। इतने रख सर भी मार्शल आर्ट की औलाद है। अहमद ने बीच में बोला, ज़रूरी समझा, लेकिन इसे आंख दिखाने पर खामोश हो गया। तो ऐसे नहीं मानेगा। तो वो आगे बढ़ा, इसका हेलमेट पकड़ा, उतारने लगा, लेकिन लड़के ने हेलमेट को पकड़ लिया। लेकिन इसकी हरकत ताकत ज़्यादा होने की वजह से हेलमेट उतर गया। ए अल्लाह सर, ये तो लड़की निकली। ये तो ऐसे बोल रहा है जिससे डाइनो। अहमद की आंखें खुली रह गई। इसने जैसे ही हेलमेट उतारा तो इसके लंबे बाल खुले। वो इसे देखकर वहीं साकिन हो गया था। लड़की, ये क्या है? तुम चुप करो सर, देखिए गलती होगी, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो इसके आगे घुटनों पर बैठ गई। अहमद इसकी बाइक और इसको दोनों को डालो गाड़ी में। जी सर। अहमद जैसे इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, इसने दौड़ लगा दी। अहमद इसके पीछे भागता, लेकिन इसने मना कर दिया। लेकिन वो पैदल है, हम गाड़ी में ही पकड़ लेंगे इसे। अहमद की बाइक लेने वो आएगी। डालो इसे गाड़ी में और थाने ले चलो। वह अहमद को हुक्म देकर आगे जाकर सीट पर बैठ गया। बानो खान बाबा की आवाज़ देने पर बानो भागती हुई आई थी। अरे क्या हो गया खान बाबा? बानो ने हाँफते हुए कहा। मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? आप चलाते हैं, आपको पता होगा। अरे नहीं है, थोड़ी देर पहले थी। खान बाबा को परेशानी लाहिक हो गई थी। बिया कहाँ है? अचानक खान बाबा को याद आया। वो वाक़ा कह कर गई है थोड़ी देर पहले। अरे बानो बिया बीबी का ही काम है। खान बाबा तो माथा पकड़ कर बैठ गए, लेकिन वो क्यों लेकर जाएंगी? अरे बद्दा कल लड़की, तुम्हें इनके शौक़ नहीं पता। बस दुआ करो खैर खैरियत से वापस आ जाएं इंशाल्लाह। लेकिन क्या मैं बड़े साहब को बता दूं? गलती भी नहीं करना, वो इतनी दूर से आ जाएंगे। अगली किस्त आ गई है। हफ्सा यार तू जा, मुझे ज़रा काम है, मैं आती हूँ। दोनों क्लास लेकर निकली तो इंशरा काम का कह कर चली गई। हफ्सा कैंटीन की तरफ जा रही थी। मिस हो, चादर वाली मिस। तभी से अपने पीछे से आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो वो पहले दिन वाला लड़का इसकी तरफ आ रहा था। जी बोले, हफ्सा ने सख्त लहजे में कहा। अरे हर वक्त इतने गुस्से में रहती हैं आप। हफ्सा के सख्त लहजे का इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। आपको काम क्या है ये बताएं। अरे मुझे कोई काम नहीं है आपसे, बस ऐसे ही आप बात करनी है आपसे। देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आज के बाद मेरा रास्ता मत रोकिएगा। हफ्सा जाने लगी तो आकर हफ्सा के आगे खड़ा हो गया। देखिए मैं कोई ठरकी लड़का नहीं हूँ, मुझे बस आपसे बात करनी है, दोस्ती करनी है। उफ़, आपको समझ नहीं आती? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और कोई दोस्ती भी नहीं करनी है। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, ये सब करने नहीं। हफ्सा गुस्से में कह कर आगे बढ़ गई। अब यार नाराज़ हो गई है तो क्या करूँ? मैं बेचारा परेशान हो गया। तभी कुछ याद आया और लाइब्रेरी के जानिब दौड़ लगा दी। वह लाइब्रेरी में किसी को तलाश करता इधर उधर देख रहा था। तभी जिसको ढूंढ रहा था सामने बैठी नजर आई। अनाबिया स्कूल का काम कर रही थी। तभी ज़ाहरा रूम में आई। अनाबिया, एक गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। सच्ची? क्या गिफ्ट है? अनाबिया खुश होगी। देखने के लिए आंखें बंद करनी होगी। कर लिया बंद। अनाबिया ने जल्दी से अपने हाथ दोनों आंखों पर रख लिए। ज़ाहरा ने दरवाजे के बाहर खड़े शख्स को अंदर आने को कहा। ज़ाहरा मोरे, आंखें खोलो। खोलो जी खोलो। अनाबिया ने आंखों से हाथ हटाया तो सामने मौजूद इंसान को देखकर इसकी आंखें खुली रह गई। वो भागते हुए इसके गले लग गई थी। हाय आप आगे, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। आप तो आप ही छोड़ने गए थे ना, तो एक हफ्ते बाद क्यों आए हैं? वो इसके आते ही शुरू हो गई थी। अरे सांस तो लेने दो, अगर इजाज़त हो तो मैं बैठ जाऊँ, इसने बेड की तरफ देखते हुए कहा। अरे हाँ बैठे। वो खुद भी इसके साथ बैठ गई थी। तुम लोग बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ज़हरा रूहान के लिए खाना लेने चली गई। अब बताएं मुझे क्यों लगा दी इतनी देर वापस आने में? मुझे कुछ काम था, वो भी करना था, तभी टाइम लग गया। अच्छा ये बताएं मेरे लिए कराची से क्या लेकर आए? इसे मालूम था वो कुछ ना कुछ लाया होगा, क्योंकि जब भी वो सवाद से बाहर जाता था इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आता था। मैं तो तुम्हें लेकर आया कुछ, मैं तो नहीं लेकर आया कुछ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए? अनाबिया ने मुँह में
मुंह बनाकर कहा सलीम। हाँ हाँ, तुम्हें पता है मैं कहीं जाऊँ और तुम्हारे लिए कुछ ना लाऊं, ऐसा हो सकता है? अच्छा तो दें, क्या लेकर आए हैं? अनाबिया ने खुशी से हाथ आगे बढ़ाया। ये लो। रोहान ने एक बॉक्स इसके हाथ पर रख दिया। अनाबिया ने इसे खोला तो उसमें बहुत ही प्यारा सा लॉकेट था। ये बहुत प्यारा है। अनाबिया ने खुशी से रोहान की जानिब देखा। जी पता है, इसलिए तो लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। आप इसे अपने गले में पहन लो और कभी उतारना मत। क्यों? अनाबिया ने मासूमियत से पूछा। वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ जब तुम इसे देखो मैं याद आऊँ। आप बहुत बहुत अच्छे हैं। अनाबिया इसके सीने से लग गई। अनाबिया ज़हरा तभी रूहान का खाना लेकर अंदर आई। जी बेटा, मैंने रूहान की चाय के लिए दूध रखा है चूल्हे पर, जाकर देखो। अच्छा मोरे, वो कहकर चली गई। रूहान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ज़हरा ने खाने का ट्रे रूहान के आगे रखते हुए कहा। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। खान बाबा कहाँ रह के अब तक नहीं आए। बानो बार बार बाहर देख रही थी लेकिन बिया का कुछ अता पता नहीं था। पता नहीं कहाँ है। अल्लाह खैरियत से वापस आ जाए। खान बाबा भी फिक्रमंद थे। तभी थोड़ी देर बाद बिया अंदर आती दिखाई दी। खान बाबा, बिया बीबी कहाँ चली गई थी आप? खान बाबा तेज़ी से इसके पास गए और पूछा, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है और मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? वो खान बाबा, वो बिया इधर उधर देख रही थी, इसे समझ नहीं आ रही थी कैसे बोले। बताएं क्या? खान बाबा, आपकी मोटरसाइकिल थाने में है, बिया ने एक सांस में कह दिया। क्या? थाने में? लेकिन क्यों? वो मैंने एरिया के पुलिस वाले की गाड़ी ठोक दी थी। वो साथ मुझे भी लेकर जा रहे थे। मैं बाइक छोड़कर भाग गई और बाइक लेके। मेरे अल्लाह, क्या कर दिया ये? खान सर पकड़ के बैठ के। आप तो ऐसे परेशान हो रहे जैसे बाइक नहीं फरारी थी। खान बाबा, अब क्या करेंगे? बानो ने कहा। अब थाने जाएंगे और क्या। मैं भी चलती हूँ। भैया भी जाने को तैयार थे। नहीं आप नहीं, अगर बड़े साहब को पता चला कि आप थाने गई हैं तो मेरी खैर नहीं। अरे वो आपको पहचानते थोड़ी हैं, उन्होंने मुझे देखा है इसलिए लेकर चले मुझे। सही कह रही है बीबी। खान बाबा, वो आपको नहीं देंगे बाइक। बानो ने भी हमायत की थी। अच्छा चलें फिर। अगली किस्त पे आ गया। कौन सा पुलिस वाला था? खान बाबा थाने में थे, भैया भी इनके साथ थी, लेकिन वो इनके खान बाबा ने थाने में इधर उधर काम करते पुलिस वालों को देखते हुए भैया से पूछा। वो है जो वहाँ चेयर पर बैठा फाइल पढ़ रहा है। भैया ने फाइल में मसरूफ फरका को देखते हुए कहा। भैया बीबी, ये तो देखने में इतना हटा कटा लग रहा है, मैं क्या बोलूँगा? नहीं मैं नहीं कर सकता बात, जा रहा हूँ। खान वापिस डरकर पलटने लगे। क्या करें? बाइक नहीं लेनी? भैया ने वापस इनको पकड़ कर आगे धकेला। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आप जिम्मेदार होंगी। अरे आप क्यों मुझे डरा रहे हैं? चले ना। भैया ने रोने वाले मुंह बनाकर कहा। दोनों वर्का के करीब आए। भैया अभी भी खान बाबा के पीछे ही थी। अस्सलाम वालेकुम। खान बाबा ने वर्का को सलाम किया जो फाइल में ही मसरूफ था। खान बाबा की आवाज़ पर इनकी तरफ मुखातिब हुआ। मुतवज्जा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। जी बोले। सर वो सुबह अपने बाइक, खान बाबा से आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जी बाइक? वर्का ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। वो सर वो, अरे हटे, आपसे कुछ होता कुछ नहीं होना। बिल्कुल अचानक पीछे से, भैया बिल्कुल अचानक पीछे से निकली। मरका इसे देखते ही पहचान गया था। देखे सर, मुझसे गलती होगी, बाइक खान बाबा की थी, मैं शौक में लेकर निकल गई, प्लीज़ वापस दे दें बाइक। भैया ने मासूमियत से कहा। देखें आप चाचा, आपको ख्याल होना चाहिए, अगर मेरी गाड़ी के बजाय ये किसी और की गाड़ी ठोक देती तो क्या होता, आपको अंदाज़ा है? जी सर मैं जानता हूँ, मैं क्या करूँ, इनका सुनती नहीं है। तोबा खान बाबा, आप यहाँ भी शुरू हो गए। भैया ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। देखें भैया बीबी, पुलिस स्टेशन है ये। वर्का ने थोड़ी सख्ती से कहा। क्या हो गया वर्का साहब? भैया कुछ कहती से पहले भैया को अपने पीछे से आवाज़ आई। कुछ नहीं हुआ मलक साहब, आप जा सकते हैं। वर्का ने खुश्क लहजे में कहा। आप बताएं क्या हुआ मिस? वो भैया के करीब आकर अजीब अंदाज में पूछने लगा और भैया के और करीब आता इससे पहले वर्का ने भैया का हाथ पकड़ कर पीछे किया और खुद इसकी जगह पर खड़ा हो गया। मलक तुझे बहुत दफ़ा कहा है, फिर कह रहा हूँ, मेरे मामले में मत टांग अड़ाया कर। वर्का ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। अहमद। वर्का ने अहमद को आवाज़ दी। अहमद भागते हुए आया। अहमद, इनकी बाइक दो, जब तक ये चले ना जाए इनको देखना। वो देख मलिक की तरफ रहा था लेकिन बोल अहमद से रहा था। जी सर। मैडम चले भी, यहाँ जाते जाते भी मुड़कर वर्का को देख रही थी। सीन शिफ्ट है। जी बोले क्या बात है? रूहान ने नवाला मुंह में डालते हुए ज़हरा से पूछा। बेटे यहाँ घर के लोगों से तुम वाकिफ हो? ज़हरा कुछ घबराई हुई थी। अम्मा बोले क्या बात है? भैया बेटा मुझे पता है नाबिया बच्ची है, तुमसे बहुत अटैच है, लेकिन बेटा अब वो बड़ी हो रही है। बेटा तुम, ज़हरा कुछ कहना चाह रही थी लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मोरे मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। रूहान ज़हरा की बात समझ गया था। बेटा तुम समझते हो, देखो ना दादी, आगा जान और बाकी सब कैसी कैसी बातें करते हैं। मोरे आपको लगता है मुझे इनकी बातों की परवाह है? आपको पता है ना नाबिया ने जब से ये इस दुनिया में आंखें खोली हैं, इसे आप, मैं और हफ्सा के अलावा कोई मोहब्बत के लिए नहीं मिला। लेकिन बेटा मोरे मैं जानता हूँ मैं इसे खुद मना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो खुद समझ आएगी। रूहान ने ज़हरा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक और बात है। बोले। बेटा वो नाबिया बता रही थी इसे जमील अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब मोने? बेटा वो कह रही थी वो इसे अजीब नज़रों से देखता है। माना वो छोटी है लेकिन औरत है और औरत अपने ऊपर पड़ने वाली हर नज़र पहचान लेती है। कौन किस नज़र से देख रहा है?
ठीक कहा आपने, इस जमील को तो मैं देख लूँगा। मैं चाय ले आई। तभी अनाबिया हाथ में ट्रे लिए अंदर आई। अरे ज़बरदस्त, मैंने तुम्हारे हाथ की चाय को बहुत मिस किया, रूहान ने कप लेते हुए कहा। सीन शिफ्ट। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? इंशरा किताब खुले पढ़ने में मसरूफ़ थी, तभी से आवाज़ आई। इसने नज़र उठाकर देखा तो वो पहले दिन वाला लड़का खड़ा था। जी बैठ जाए। इंशरा फिर पढ़ाई में मसरूफ़ होगी। सुने इंशरा, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मुझसे? जी आपसे। इसने कहा। जी बोले। इंशरा इसके आई थिंक इससे मुखातिब हुई। वो आपकी दोस्त जो है ना, वो जो चादर में होती है, इसे नाम नहीं मालूम था, तभी हुलिया बता दिया। जी वो मेरी दोस्त हफ्सा है। जी वही, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मगर क्यों? देखिए मुझे गलत मत समझे, मैं घुमा कर बात करने का आदी नहीं हूँ। मुझे आपकी दोस्त मतलब हफ्सा पसंद है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती वो सबसे बिल्कुल अलग रहती है। मैंने अब तक आपके अलावा इसे किसी के साथ नहीं देखा। देखें मिस्टर, आप पसंद करते हैं इसे, ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन इसके लिए नहीं। आपको पता भी है वो किस फैमिली से है? देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस फैमिली से है, मुझे बस वो पसंद है। आपने ये बात मुझे बता दी, लेकिन इसे मत बताइएगा। वो सवात से सिर्फ यहाँ पढ़ने आई है, और फिर घर वालों के खिलाफ अपने भाई की वजह से। आप इसका पीछा छोड़ दें, आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत कुछ हो जाएगा। इंशिरा साफ साफ कहकर उठकर चली गई। अभी भी क्या बात ऐसी भी क्या बात है कि ये भी इससे खौफजदा है? इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हफ्सा बैठी रूम में पढ़ रही थी, लेकिन इंशिरा किसी सोच में गुम थी। क्या हो गया मैडम? हफ्सा की नज़रें किताब पर थी, लेकिन बात वो इंशिरा से कर रही थी। हफ्सा यार, एक बात मुझे परेशान कर रही है, समझ नहीं आ रहा बताऊँ या नहीं। इंशिरा को इस तरह परेशान देखकर हफ्सा किताब बंद करके मुकम्मल इसकी जान मुखातिब आई थिंक मुतवज्जा हुई। क्या बात है बताओ हफ्सा यार, वो पहले दिन वाला लड़का याद है? इंशिरा ने इसे याद दिलाते हुए कहा। हाँ याद है, क्या हुआ? हफ्सा को कुछ गड़बड़ लगी। यार वो आज मेरे पास आया था, वो कह रहा था वो पसंद करता है तुम्हें। क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। इसलिए आगे पीछे घूमता है। तुम बस दूर रहना इससे, तुम्हें पता है ना अपनी फैमिली का। इंशिरा ने इसे खबरदार किया। सीन शिफ्ट। क्या हुआ मिली बाइक? सॉरी, क्या हुआ मिली बाइक? जैसे खान बाबा और बिया घर आए तो बानो ने पूछा। अरे सांस लेने दो बानो पहले। खान बाबा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मुझे तो लगा था खान बाबा इसकी हिफाजत के लिए ना थोड़े सख्त मिजाज होंगे, लाइक ऐसे कुछ। तो वो वाला सीन पढ़ के तो मुझे हंसी आ गई, लाइक वो खुद डरे थे। हाउ स्वीट श्री खान बाबा। अदरवाइज खान गुस्से वाले ही होते हैं। अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ। बाना ने दोनों को पानी दिया। अब बताएं। अरे बानो, मिल गई खान बाबा की बाइक, आराम से दे दी उन्होंने। आप ऐसे ही डरते हैं। भैया बीबी, वो दूसरा ऑफिसर बीच में आ गया था, वरना तो इतने आराम से नहीं देता वो पुलिस ऑफिसर। अच्छा भैया बीबी, वो बड़े साहब का बार बार फ़ोन आ रहा था। क्या? बानो बानो, आप मुझे बता रही हैं? आपने फ़ोन उठाया था? भैया फ़ोन का सुनकर परेशान हो गई थी। नहीं मैंने उठाया, आपको पता है मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अगर मैं उठा लेती तो सच बोल देती। अल्लाह बानो, क्या 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 किया तुमने? खान बाबा को भी बानो पर गुस्सा आ रहा था। जबकि भैया भागती हुई रूम में गई, फ़ोन उठाया और जल्दी से नंबर मिलाया। पहली बार में ही कॉल उठा ली गई थी। कहाँ थे तुम? कब से फ़ोन कर रहा था मैं? दूसरी जानिब से सख्त लहजे में कहा गया था। अरे वो मैं खान बाबा के साथ खाना का सामान लेने चली गई थी और फ़ोन घर पर भूल गई थी। भैया ने मासूमियत से कहा। भैया तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो जाता हूँ, तुम यार क्यों तंग करती हो? सॉरी ना, मैंने जानकर नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन अब ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है। और बताओ? फिर भैया घंटों फ़ोन पर इधर उधर की बातें बताने लगी थी। अगली किस्त आ गई है। हफ्सा इंशरा के साथ कैंटीन में लंच कर रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तभी किसी के कहने पर हफ्सा ने आंखें उठाकर देखा तो वहीं लड़का था। यहाँ और भी जगह खाली है, आप वहाँ बैठ जाएं। हफ्सा ने बिना इसे देखे जवाब दिया। नहीं मुझे पता है वो, लेकिन मुझे आपसे बात। वीडियो असेंबल करने लगी तो पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई। हद है वैसे मेरी किस्मत की, वापस रिकॉर्ड करने जा रही। मेरी किस्मत जेठालाल नहीं बनती जा रही दिन ब दिन। एक चीज़ को पढ़ने के बाद वापस पढ़ रही हूँ। हाँ, ज़्यादा ही लगता है मैं जेठालाल देखने लग गई हूँ ना। लेकिन मुझे नहीं करनी। हफ्सा कहकर उठी। लेकिन मुझे करनी है, प्लीज़ सुन ले। वो हफ्सा के सामने आकर खड़ा हो गया। आपका मसला क्या है? क्यों मेरा तमाशा बनाना चाहते हैं? हफ्सा ने गुस्से में कहा। हफ्सा, यहाँ सब हैं और देख भी रहे हैं, तो सुन ले इसकी। इंशरा ने इर्द गिर्द बैठे स्टूडेंट्स को देखते हुए कहा। अच्छा बोलें, क्या बात है? मैं आपको पसंद करता हूँ। देखिए मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मैं वाकई संजीदा हूँ। ठीक, अच्छी बात है, करते रहें पसंद, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, ये सब नहीं करने। आपने जो कहना था मैंने सुन लिया, अब मुझे तंग मत करें। हफ्सा गुस्सा से कहकर चली कि हफ्सा के अल्फाज कैसे बुरा लगा था, लेकिन वो भी अपने जिस्मों में सच्चा और अटल था। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझसे प्यार होगा आपको। हफ्सा यार, लेकिन वो मुझे झूठा तो नहीं लगा। साथ चलती इंशरा ने कहा।
पता है मुझे, मेरे घर वाले और हमारे वहाँ के कायदे कानून मुझे इजाज़त नहीं देते। मेरे साथ वही होगा जो वो चाहेंगे। मैं सिर्फ़ भाई की वजह से यहाँ हूँ। और दूसरा ये कौवा मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर मैं वीडियो को पॉज़ करके जाती हूँ ना, अगर जाऊँ उसे उड़ाने, तो फिर मुझे पता नहीं है कि वीडियो में फिर से मेरी आवाज़ म्यूट हो जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने जैसे ही वीडियो पॉज़ करके वापस से चलाती हूँ ना, कंटिन्यू करती हूँ, तब भी आवाज़ ऐसी हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ उसकी आवाज़ सुनें। ऐसे समझिए बैकग्राउंड म्यूज़िक है। मुझे पता है, अब सब फ़िक्र नहीं करो। सो सॉरी। हिंशरा ने इसे हौसला दिया। सीन शिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हफ्सा? रूहान बैठा वीडियो कॉल पर हफ्सा से बात कर रहा था। बिल्कुल ठीक हूँ भाई मैं, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है भाई। आप बताएं मोहरे कहाँ हैं? मोरे बाजार तक गई हैं। रूहान आके कुछ बोलता, नाबिया ने रूम में एंट्री दी और रूहान के हाथ से मोबाइल लेकर खुद बात करने लगी। आप मुझसे मिले बिना चली गई। अनाबिया ने खफा होते हुए कहा, अरे मेरी जान, ये तुम्हारे रूहान ही है ना? इनको जल्दी थी बहुत। ओह, और मुझे बोला उन्होंने आपको जल्दी थी। अनाबिया ने गुस्से से रूहान की तरफ देखा, जो कान पकड़कर मुंह बनाकर सॉरी कह रहा था। अनाबिया ने थोड़ी देर हफ्सा से बात करके फ़ोन कट किया। अब रूहान की क्लास लेने वाली थी वो। आपने झूठ क्यों बोला मुझसे? अरे वो ना मैं, छोड़ो ये बताओ कुछ खाओगी? रूहान बात घुमाने लगा। बातें मत बनाएं, सच बताएं। तुम्हें तंग करने के लिए कहा था। रूहान ने तकिया नाबिया की तरफ फेंका और रूम से बाहर दौड़ लगा के। रूहान आगे था और नाबिया इसके पीछे। रुके, आज नहीं छोड़ूंगी, पहले पकड़ तो लो। अनाबिया भाग ही रही थी, वो हाथ में था लिए सामने साथी ताई से टकरा गई। सॉरी ताई, मैंने देखा नहीं। अनाबिया खड़े होकर इनसे माजरत करने लगी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ से सुने अनाबिया को थप्पड़ मार दिया। मनहूस हो तुम, सिर्फ नुकसान ही करवाती हो। अब वो इस पर चीख रही थी। इनकी आवाज़ सुनकर सब घर वाले आ गए। ताई क्या कह रही हैं आप? रूहान आ गया है और अनाबिया का हाथ थाम कर खुद से लगाया। वो रूहान से लगकर रोने लगी। देखिए आप आगा जान, कोई शर्म नहीं है, इसे कैसे चिपकी हुई है। जमील को बर्दाश्त नहीं हुआ। आगा जान आगे बढ़ा, नाबिया को रूहान से लग करके धक्का दिया, जिस वजह से वो जमीन पर गिरी। आगा जान क्या हो गया? रूहान ने जल्दी से नाबिया को उठाया। मैंने कहा था इस मनहूस को मार दे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। दादी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अजीब लोग हैं। मुझे तो वो नावल नहीं भूलता, पता नहीं कौन सा नावल था। नावल नहीं भूलता कहते, डायलॉग नहीं भूलता, नावल भूल चुका है। नहीं, नावल भूला नहीं है, पता नहीं कौन सा था। उसमें था कि पुराने ज़माने में बेटियों को मार देते थे ना, तो अच्छे ही करते थे। हाँ, नाज़ कमल नाज़ी का था वो, पत्थरों की पलकों पे, पता नहीं समथिंग ऐसी। उसमें भी इस लड़के का नाम सलार था। उसने अपनी बीवी को आग लगा के मार दिया। कैसे ज़ालिम लोग हैं यार। और कहते हैं ज़माना जहालत ख़त्म हो गया है। अभी भी बहुत से घरों में ऐसा होता होगा बहुत से घरों में। बस कर दें आप लोग, बस कर दें। रोहान गुस्से से चीखा। रोहान तुम इसके लिए हमसे लड़ रहे हो? हाँ लड़ रहा हूँ मैं ताई, और क्यों ना लड़ूँ? आप लोगों को ये यतीम का ख्याल नहीं है? खौफ खुदा करे ज़रा। बस रोहान, हमें मत दो ये फ़लसफ़ा, दफ़ा करो इसे मेरी नज़र से। आगा चांद की कड़कदार आवाज़ हवेली में गूंजी। नाबिया उठी और दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ भागी। रोहान भी इसके पीछे गया, लेकिन वो इस तक पहुंचता नाबिया ने खुद को बंद कर लिया। अनाबिया खोलो प्लीज़, अनाबिया मेरी बात तो सुनो। रोहान काफ़ी देर तक दस्तक देता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देख लिया आगा जान, कैसे अपनी मासूमियत से रूहान जैसे लाइक लड़के को अपने काबू में कर लिया है। ताई जान अपनी ज़ुबान से जहर उगल रही थी। ठीक कह रही है बहू, ये सहारा और रूहान की वजह से अब तक यहाँ है। जैसे इसकी माँ ने मेरे बेटे पर डोरे डाले थे, वैसे ये भी रूहान पर डोरे डाल रही है। दादी ने भी हमायत की। मुझे तो दादी का फंडामेंटल समझ नहीं आता। जैसे इसकी माँ ने भी, बाप भी था उसका, उसकी रगों में तुम्हारे बेटे का भी तो खून है, उसकी भी तो बेटी है। उसका क्यों नहीं जिक्र करते? जो गलत होता है ना, उसका ही जिक्र लेके बैठ जाते हैं। सब जान तो अंधा नहीं हूँ मैं, बस सही वक्त का इंतज़ार है मुझे, और हान को भी इसकी बदतमीज़ी का हिसाब देना होगा। आकाजान ने कुछ सोचते हुए कहा। बिया यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तभी इसके सामने एक कार रुकी। कार से एक लड़का बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम। इसने बिया को सलाम किया। वालेकुम सलाम, कौन है आप? बिया को समझ नहीं आया कुछ। अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे इस दिन पुलिस स्टेशन में, बिया ने जहन पर जोर डाला तो इसे याद आया। जी याद आया। सही, मेरा नाम मलिक है। आपको यहाँ खड़े देखा तो सोचा पूछ लूँ। आपको मैं ड्रॉप कर दूँ क्या? नहीं, मेरे ड्राइवर आते होंगे। बिया को इसकी नज़रें अच्छी नहीं लग रही थी। अरे चले ना। अब वो बिया का हाथ पकड़ कर इसे फोर्स कर रहा था, और वो कुछ करता इससे पहले एक थप्पड़ इसके मुंह पर किसी ने मारा। बिया ने पीछे मुड़कर देखा तो देखती रह गई। मलक दफा हो जा, बरका ने गुस्से से कहा। मैं क्यों जाऊं, और तू यहाँ क्या कर रहा है? मलक बरका को देख तब गया। मेरा छोड़ और अपनी नीयत सही कर ले, आखिरी बार कह रहा हूँ, बरका ने कहा, और बिया का हाथ थाम कर आगे बढ़ गया। अपनी कार के पास आकर रुका। अगर कभी भी ये बदजात सामने आए तो थप्पड़ जड़ देना, ये इंसान के रूप में शैतान है। बरका ने बिया को उंगली दिखाते हुए खबरदार किया। बरका जैसे रौबदार इंसान के आगे बिया से कुछ बोला ही नहीं गया था। तभी खान बाबा ने दोनों के पास ही कार रोकी। कार को रुकता देखकर बरका ने गेट खोला, बिया को अंदर बिठाया और खुद कार की विंडो से खान बाबा को कहा, बाबा जी
वक्त पर लेने आया करें इसे। बड़का कहकर अपनी कार में बैठा और चला गया। बिया बीबी क्या हुआ? बिया को इस तरह खामोश देखकर खान बाबा ने पूछा। कुछ नहीं, ठीक कह रहा था वो, जल्दी लेने आया करें, बिया ने कहा और मुंह घुमा कर बैठ गई। अगली किस्त है। हफ्सा बेटी अपना काम कर रही थी तभी अपना काम कर रही थी तभी इसके मोबाइल पर मैसेज आया। इसने देखा तो कोई अजनबी नंबर और मैसेज में लिखा था अपनी खिड़की पर आए। अजीब है, कौन है? इसने मैसेज पढ़कर मोबाइल रखा और दोबारा अपने काम में मसरूफ होगी। भी थोड़ी देर गुजरी थी कि इसी नंबर से कॉल आने लगी। हफ्सा ने कॉल उठाई। जी कौन? देखें प्लीज़, एक बार आ जाएं खिड़की पे। दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ को वो पहचान गई थी। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? हफ्सा गुस्से में आ गई थी। प्लीज़ देखें, वो सब छोड़ें, आप आ जाएं। इसने वहीं बात दोहराई। मैं नहीं आ रही। हफ्सा ने गुस्सा से कहकर कॉल काट दिया और मोबाइल बंद करके रख दिया। क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो? इंस्टा जो नहा कर निकली थी अफ़सा को परेशान देखकर कहा, यार वही लड़का कब से मैसेज और फ़ोन करके तंग कर रहा है। क्या कह रहा है? बोल रहा है खिड़की पे आ जाओ। हफ्सा ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। यार क्या पता नीचे हो, इंस्टा ने कहा और खिड़की की जानिब की। हफ्सा वो दीवाना तेरे लिए फूल लेकर नीचे बेंच पर बैठा हुआ है, इंस्टा ने हैरत से कहा। बैठे रहने दो, तुम भी सो जाओ, हफ्सा ने करवट लेते हुए कहा। क्यों इतना पागल हुआ है ये? हफ्सा दिल के बारे हफ्सा के दिल में बार-बार सवाल उठ रहा था। हफ्सा काफ़ी देर तक करवटें बदलती रही, बार-बार ही इसका ख़्याल आ रहा था। इसने उठकर इंशिरा को देखा, वो सो रही थी। वो खामोशी से उठी और खिड़की की जानिब गई, तो देखा वो दीवाना बेंच पर सर टिका कर बैठा था। हफ्सा को खिड़की पर देखकर वो खड़ा हो गया। हफ्सा ने इसके हाथ में देखा तो फूल था और इसकी आंखें सूजी हुई थी जैसे रोया हो। हफ्सा के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन ज़हन में आगा जान का ख़्याल आते ही वहाँ से हटी और बिस्तर पर आकर लेट गई। सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़हन बार-बार इसकी जानिब जा रहा था। हफ्सा इंशिरा यूनिवर्सिटी जाने के लिए नीचे आई तो बेंच पर फूल रखे हुए थे। हफ्सा ने फूलों को देखा, फिर जाकर उठाया और ऊपर आकर अपने रूम में रख दिया। खैरियत तो है? इंशिरा को इसकी इस हरकत पर हैरत हुई। अब किसी के जज्बों को इतना ठेस पहुंचाना अच्छा नहीं है, हफ्सा ने कहा और मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। चल मेरे पे गई। हफ्सा इंशिरा के जाने के बाद वो जहाँ छुपा था बाहर निकला। शुक्र है कुछ असर हुआ मेरी मेहनत का। अम्मा यार दिन से अंदर है, बाहर ही नहीं आ रही है। रूहान बेचारा दिन से अनाबिया के लिए परेशान था। वो ज़हरा के कमरे में इधर उधर टहल रहा था, कुछ खाया भी नहीं है इसने। अरे तुम तो बैठ जाओ, कब से घूमे जा रहे हो? ज़हरा ने रूहान को बेड पर बिठाया। परेशान मत हो, इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जाओ इसे बाहर लेकर आ जाओ रूम से, अब आ जाएगी वो। रूहान उठकर अनाबिया के रूम की तरफ गया। अनाबिया कितने चक्कर लगा चुका हूँ बाहर आ जाओ बाहर मेरी प्रिंसेस, भूख नहीं लगी है? मैं तो बाहर जा रहा हूँ डिनर पे। रूहान दरवाजे पर दस्तक देते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा खुला। अनाबिया बाहर आई मुकम्मल तैयारी के साथ। अरे वाह, इतना तैयार क्यों हो? रूहान ने ब्लैक ड्रेस में सामने खड़ी मासूम से अनाबिया से पूछा। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊँगी। अनाबिया ने रूहान का हाथ थाम कर कहा। हाँ हाँ चलो फिर। रूहान ने भी इसका हाथ थामा और चल दिया। डिनर की वजह से अनाबिया का मूड अच्छा हो गया था। फिर रूहान इसे शॉपिंग पर ले गया था। अनाबिया खुशी से चीज़ें खरीद रही थी। अनाबिया चूड़ियों की दुकान पर रुकी। इसने चूड़ियाँ पसंद की। नाप के लिए दुकान वाले ने अनाबिया के हाथ में चूड़ियाँ डालना चाहिए। भाई मैं खुद पहना दूंगा, आप मुझे दे दे। रोहान ने खुद ही इसके दोनों हाथों में काली चूड़ियाँ पहनाई। आपने इसे मना क्यों किया? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम्हें कोई टच करे, रोहान ने साथ चलते हुए जवाब दिया। मतलब क्यों? अनाबिया को समझ नहीं आया। अपने छोटे से जहन में इतना जोर मत डालो, बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी, रोहान ने मुस्कुराते हुए कहा। सीन शिफ्ट। वो बिस्तर पर बैठा काम कर रहा था। काम से फारिग होकर सोने के लिए लेटा, लेकिन नींद आंखों से बहुत दूर थी, इसलिए साइड टेबल के दराज से एक तस्वीर निकाली। कितना दूर चली गई ना तुम, मेरे जहन, मेरे ख्याल, मेरे काम, मेरे इस दिल में तो हो, बस मेरे पास नहीं हो। मुझे इस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मैं तुम्हारे पास हूँगा। नहीं हो के भी मुझे दिखाई देती जाने के बाद भी तंग करती हो। बोल इसके लब रहे थे। रोज की आंखें और दिल रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और उसके भाई अंदर आए। भाई को अंदर आता देखकर इसने जल्दी से तस्वीर छुपा ली और आंसू साफ करके उठ के बाहर गया। भाई आप आ जाए, बैठे। वो आकर इसके साथ बेड पर बैठ के। खैरियत? ये तो मुझे पूछना चाहिए। आंखें लाल हैं तो फिर रो रहा था ना? क्यों तू खुद को तकलीफ देता है? इसके भाई सब जानते थे। भाई जब जिस्म का एक हिस्सा कट के अलग हो जाए ना तो इस कटे हुए हिस्से पर तकलीफ होती है। यही कुछ हाल मेरे दिल का है, मुझे पता है। लेकिन तू आगे बढ़। अम्मी ने कितनी बार कहा है रिश्ते का, लेकिन तू मानता नहीं है। किसी दूसरी लड़की का सोच तो सही। भाई से सोचने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो कैसे मैं किसी और लड़की का सोचूं? हाय अल्लाह, आप जानते हैं मेरी ओ हाय अल्लाह नहीं बोलते, सो सॉरी। आप जानते हैं मेरी पहली मोहब्बत नहीं इश्क थी वो, और मैं खुद को किसी और के साथ सोच कर इसे बेवफाई नहीं कर सकता। वो हमेशा कहती थी छोड़ तो नहीं दोगे, बेवफाई तो नहीं कर दोगे। जब मैंने इसके रहते हुए इससे बेवफाई नहीं की तो इसके जाने के बाद कैसे करूं? वो कह भी रहा था और साथ आंखों से अश्क भी बह रहे थे। भाई को रोते देख उन्होंने इसे गले से लगा लिया। काश कि मेरे पास तेरे दर्द की दवा होती।
अगली किस्त आ गई है। हफ्सा घास पर बैठी अपना काम कर रही थी, तभी किसी ने इसे पुकारा, हफ्सा। हफ्सा से नज़रें उठाकर देखा तो वही लड़का था। हफ्सा ने, आई थिंक, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ जी, क्या कोई काम है? हफ्सा ने नॉर्मल अंदाज में कहा, नहीं, वो आपका शुक्रिया करना था। आपको शुक्रिया कहना था? किस लिए? मेरे फूलों को कबूल किया इसलिए। जी, वो आपको कैसे पता? हफ्सा ने घबराते पूछा। मैं गया था ना, गया नहीं था, वहीं था। अच्छा, हफ्सा ने हल्की आवाज़ में कहा। वैसे आपका नाम क्या है? आपको मेरा नाम नहीं पता? हफ्सा ने सवाल पर इसे हैरत हुई। जी नहीं पता मुझे। मतलब कब से आपके पीछे पड़ा हूँ, आपको मेरा नाम ही नहीं पता? अरे सच नहीं पता? अच्छा, मेरा नाम बरका है, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, आप पेपर होंगे, इसके बाद खैराबाद कहना होगा इस यूनिवर्सिटी को। इसने यूनिवर्सिटी को देखते हुए कहा था। अच्छा, आप मुझे बताएं अपने बारे में, आप मुझसे इतना भागती क्यों हैं? मैं क्या बताऊँ अब? हफ्सा घबरा गई थी। आप घबरा क्यों रही हैं? जैसे मैंने बताया अपने बारे में आप भी बता सकती हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई बात नहीं। बरका ने हफ्सा की घबराहट को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सब। आज से पहले कभी इस तरह किसी लड़के से बात नहीं की। तभी हफ्सा ने धीमी आवाज़ में नीचे देखते हुए कहा था। अच्छा, शायद मेरी वजह से आप घबरा रही हैं। चले, मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं करता। वो कहकर खड़ा हो गया। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़। बरका जा चुका था, लेकिन हफ्सा इसे दूर तक जाते हुए देखती रही। इतना बुरा भी नहीं जितना मैंने समझ लिया था, हफ्सा ने कहा। बिया सीन शिफ्ट। बिया खान बाबा के साथ यूनिवर्सिटी जा रही थी, तभी इसे रास्ते पर ड्यूटी देता वर्का नजर आया। खान बाबा गाड़ी रोके, मगर क्यों, क्या हुआ? खान बाबा को समझ नहीं आया। अरे रोके, बिया ने वही बात कही। खान बाबा ने गाड़ी रोक दी। कहीं मत जाइए कि मैं आती हूँ, वो कहकर उतर गई। लेकिन बिया बीबी वो इतनी तेज़ी से निकली कि खान बाबा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम सर। वर्का अपने साथ खड़े ऑफिसर से बात कर रहा था। बिया की आवाज़ पर इसकी जाने मुड़ा। वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ क्या करेंगे? वर्का ने इसे अकेले देख कर पूछा। मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो रास्ते में आप नजर आ गए, तो खान बाबा को बोलकर कार रुकवाई और आपसे मिलने आ गई। बिया कितने साफ जवाब पर वर्का हैरान रह गया। मिस्टर वर्का कौन है ये? इसके साथ खड़े ऑफिसर ने बिया को देखते हुए कहा। सर, मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं इनको शुक्रिया कहने आई थी, उन्होंने मेरी हेल्प की थी इस दिन। मिस, आपके खान बाबा कहाँ हैं? वो आके कुछ बोलती, वर्का ने इसकी बात काटते हुए खान बाबा का पूछने लगा। वो वहाँ है, बिया ने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, आप चलें मेरे साथ। वर्का इसे ज़बरदस्ती कार तक लेकर आया, लेकिन बिया वर्का के साथ जाते जाते भी साथ खड़े ऑफिसर को खुदा हाफिज़ कहना ना भूली। वर्का ने इसे कार में बिठाया और खुद विंडो से खान बाबा को मुखातिब किया। खान बाबा, खुदा का वास्ता इसका ख्याल रखा करें, और अगर अब ये ऐसे कहीं भी गाड़ी रोकने को कहे तो मत रोकिए। मैं क्या करूँ इनका सर? खान बाबा ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे बोल दिया आपने? बिया ने मासूमियत से इसकी जानिब देखते हुए कहा। अब जाएं आप लोग। वर्का ने बिया की बात को नज़रअंदाज करते हुए खान बाबा से कहा। वर्का जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, बिया ने इसे आवाज़ दी। मिस्टर वर्का, कोरी देख लूँगी, बिया ने आंखें दिखाते हुए कहा। वर्का वापस अपनी जगह पर आया। हाँ, तो मेरे भाई कौन थी वो मासूम हसीना? आज़ार ने आंख मारते हुए कहा। आई थिंक आज़ार या आज़र आएगा, वैसे आज़र सही नाम है, आज़ार लिखा हुआ है तो आज़ार ही पढ़ेंगे। भाई आप भी ना, कोई हसीना नहीं है, पागल है बिल्कुल। यूनिफॉर्म पे नाम देख लिया, इसे धमकी देने वाले अंदाज में नाम लेके देख लूँगी कहकर गई है। वर्का ने जिस अंदाज से कहा, आज़ार को हंसी आने लगी। शक्ल अच्छी बना लेता है, मेरे सीनियर हैं, आप चले जाएं, अपना काम देखें। आज़ार वर्का को मज़ीद तंग करता, इससे पहले वर्का ने आज़ार को चलता किया। अनाबिया, छत से कपड़े लेकर आ जाओ। ज़हरा कुछ काम में मसरूफ़ थी। अच्छा ज़हरा मोरे, अनाबिया कपड़े लेने चली गई। अनाबिया आराम से रस्सी से कपड़े उतारने में मसरूफ़ थी, तभी किसी ने इसे पीछे से आकर पकड़ लिया। अनाबिया चीखते हुए हटी। क्या कर रहे हैं आप जमील भाई? अनाबिया रोना शुरू हो गई थी, डर से इसका वजूद कांप रहा था। अरे डर क्यों रही हो? हाँ। और वो फिर से करीब आने लगा। डर दूर है मुझसे, पास ना आए। क्यों? जब भी रोहान के साथ चिपक कर घूमती हो तो कुछ नहीं होता। हाँ, मैं पास आ रहा हूँ तो डर रही हो? जमील ने हफस भरी नज़रों से देखते हुए कहा। अनाबिया हिचकों के साथ रो रही थी और वो और करीब आता है। इससे पहले जमील, कम सिर्फ दूर हट मेरी बच्ची से। ज़हरा ने पीछे से पकड़कर जमील को दूर तका दिया और खुद किसी दीवार की तरह अनाबिया के साथ खड़ी हो गई थी। मालिक का शुक्र है मैं ऊपर आ गई, वरना तू न जाने क्या करता मेरी बच्ची के साथ। ज़हरा फिर किसी जख्मी शेरनी की तरह दहाड़ी। देख लूँगा तुमको भी चची, और इस रोहान को भी देखता हूँ कब तक बचाती हो इसको। जमील धमकी देता नीचे चला गया। मेरी बच्ची ठीक हो ना? ज़हरा ने जल्दी से अनाबिया को गले लगाया। अनाबिया बहुत खौफजदा हो गई थी, इवन के सीने से लिपट कर रोने लगी। ज़हरा इसे नीचे लेकर आई। डर की वजह से अनाबिया को बुखार हो गया था। ज़हरा, मोरे उन्होंने मुझे जब छुआ तो बहुत बुरा लगा, और वो रुहान और मेरे बारे में गलत बोल रहे थे। अनाबिया हिचकी लेकर रोते हुए सब बता रही थी। मेरी जान मोरे कुर्बान, तुम पर मत रो मेरी जान, इस जलील को रूहान छोड़ेगा नहीं। इसकी हालत पर सारा का दिल कट गया। मोरे आप रूहान को मत बोलना, आपको पता है ना वो लड़ने लगेंगे, फिर आगा जान मुझे नहीं छोड़ेंगे। आगा जान की डर की वजह से वो इनकार कर रही थी, लेकिन अनाबिया, नहीं मोरे ना बोलना इनको। अच्छा, लेकिन तुम सो जाओ, ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ। ज़हरा ने इसे चादर उड़ाते हुए कहा था। आप पास नहीं जाएं। अनाबिया ने ज़हरा का हाथ थाम कर कहा, मैं यहीं हूँ मेरी जान। ज़हरा ने इसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा और उसके पास ही बैठ गई। सीन शिफ्ट। हफ्सा इंशरा से बातें करती अपनी क्लास की जानिब जा रही थी, तभी यूनिवर्सिटी के कुछ ठरकियों ने इनका रास्ता रोका। क्या है? इंशरा ने इनकी इस हरकत पर गुस्से से कहा। इससे है जो भी है। इनमें से एक ने हफ्सा की तरफ इशारा करते हुए कहा।
शायद आपको भी इसका नाम पता चल गया हो, ये वर्का का पास्ट है। जहाँ वो पुलिस वाला है ना, वो उसका प्रेजेंट है। दफ़ा हो मेरे रास्ते से, हफ्सा ने कहा। क्यों रास्ते में रुक कर इस वर्का से बात कर सकती हो? वर्का के नाम पर हफ्सा को झटका लगा। क्या बकवास है, हटो। क्यों वर्का के नाम पर हैरान क्यों होगी? सुना है किसी लड़की से बात नहीं करती वर्का के अलावा? हाँ करती है वर्का से बात, क्योंकि वो तेरी तरह ठरकी और कमीना नहीं है। तभी वर्का की आवाज़ आई। लड़कों ने पलट कर देखा तो वर्का इनके ही पीछे खड़ा था। वो लड़का और कुछ बोलता है इससे पहले इसके साथ मौजूद लड़के ने इसके कान में कहा, अबे इसका बड़ा भाई पुलिस में है, चलो वरना हमारी दुर्गत बनवा देगा। इस लड़की की बात सुनकर तीनों ने चुपचाप आई थिंक वहाँ से चले जाने में यहाँ पे जाने। साफ मतलब एक बंदा सरकारी मुलाजिम होना चाहिए वो भी लॉ में, या वकील या पुलिस वाला, नहीं तो सियासत। मैं माँ से चाहता हूँ मेरी वजह से, शर्मिंदगी की वजह से वर्का ने गर्दन झुका ली। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे डर है ये बात और किसी को ना बता दे। आप फिक्र ना करें, मैं संभालूंगा, बस आप नाराज़ ना हो, ठीक है? हफ्सा इसके आखिरी के लफ्ज़ों पर मुस्कुरा दिए। अच्छा मैं चलता हूँ, मतलब यहाँ भी आग बराबर की लगी हुई है। इंशरा ने हफ्सा को छेड़ते हुए कहा। हफ्सा कहती भी तो क्या, इंशरा सही थे। अगली किस्त आ चुकी है। रूहान ऑफिस से वापस आया तो सीधा नाबिया के रूम में गया तो जहरा को पास ही बैठा देखा। मोरे रूहान के हाथ में कुछ बैग्स थे। अरे मेरा बच्चा आ गया। जहरा उठकर रूहान के पास गई। मोरे ये बेवक्त क्यों सो रही है? रूहान ने सोती हुई नाबिया को देखते हुए कहा। वो बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसकी। नाबिया की वजह जहरा को झूठ बोलना पड़ा। क्या हो गया? डॉक्टर के पास ले चलते हैं ना। रूहान परेशान हो गया। परेशान मत हो मेरे बच्चे, ठीक है वो। जहरा ने रूहान को समझाया। अच्छा आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं कुछ सामान लेकर आया था। अच्छा रूहान एक बात कहनी है तुमसे। हाँ मोरे पूछे। रूहान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बेटा इसको मेरी वसीयत समझना। मोरे ऐसा क्यों कह रही हैं बेटा? जाना तो सबको है, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मैं ना रहूँ तो तुम नाबिया को इस हवेली में नहीं रखना, इसे यहाँ से दूर ले जाना, इतना दूर कि इस घर के लोगों का साया भी मेरी बच्ची तक ना है। मोरे क्या बात है, परेशान लग रही हैं? रूहान उठकर ज़ारा के पास आया और इनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं मेरी जान, बस इसी में मैंने बड़ी अजियत बर्दाश्त की है अपने खान के जाने के बाद। और एक बात, जिस तरह तुम्हें आज इसकी फ़िक्र होती है, मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही फ़िक्र हो। बिल्कुल मोरे, ये बताने वाली बात नहीं है, मुझे यही उम्मीद थी। चलो जाओ शाबाश, अपने कमरे में खाना लाती हूँ। बरका मैंने दिल से सारे खौफ और डर को तुम्हारी मोहब्बत की वजह से निकाल फेंका है। सीन शिफ्ट है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना हालात और वक्त की वजह से? हफ्सा बरका के साथ बैठी हुई बोली थी। हफ्सा मैंने तुमसे मोहब्बत की है, फ़िक्र नहीं करो, बीच राह में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर मेरे घर वाले आगा जान ना माने तो? हफ्सा के दिल में डर था तुम्हारा भाई और अम्मी जान मान जाएंगे ना। बस अगर आगा नहीं माने तो तुम्हें इसकी इजाज़त से भगा कर ले जाऊँगा। मुझे आगा जान के अलावा किसी का डर नहीं है। हफ्सा मेरी प्यारी हफ्सा, मैं कल खुद तुम्हारे भाई से बात करूँगा, फ़िक्र नहीं करो। बरका इसे हर तरह से हौसला देने की कोशिश कर रहा था। अच्छा कल हॉस्टल वाले पार्क में मिलेंगे, यूनिवर्सिटी तो बंद होगी। बरका ने कहा। ठीक है। दोनों अपनी बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन दूर से दो आंखें हफ्सा को देख रही थी। चल भाई स्यापा ही आ जाता बिच, जिसले खुश होने लग दिया। अच्छा तो आका की नाक के नीचे ये हो रहा है, बहुत करूर है ना आका को। अब देखता हूँ जब बिरादरी में नाक कटेगी तो कैसा लगेगा। दिल की जलन और हसरत ज़ुबान पर आ गई थी। हाँ कमीना कहेगा। आगा जान बैठे बातों में मसरूफ़ थे अपने बेटे के साथ। तभी दरवाजे से हमीद खान अंदर आते दिखाई दिए। क्या बात है, कैसे आना हुआ? आगा जी बहुत ज़रूरी काम से आना हुआ। हमीद खान ने तेवर चढ़ाते हुए कहा। क्या बात है ऐसी? बैठो सुकून से बताओ, आप तो बहुत इज्जतदार बनते हैं। हमीद खान तमीज़ से बात करो, मेरे बाप से नवाब साहब आग बोला हो गए। रुको नवाब सुनने दो। आगा जान ने नवाब को रोकते हुए कहा। जी तो मैं ये कह रहा था, आपके घर की इज्जत कराची में आपकी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। क्या कह रहे हो तुम? इतनी हिम्मत किस में है? आगा जान गुस्से में खड़े होके। मेरा बेटा भी यही पढ़ता है जहाँ आपकी पोती पड़ती है, इसने अपनी आंखों से देखा है। ये क्या कह रहे हो? मतलब हफ्सा वहाँ ये कर रही है? तभी आगा चांद मैंने इसके खिलाफ था, लेकिन रूहान की मोहब्बत में आपने नहीं सुनी मेरी। नवाब साहब फट पड़े। बस करो नवाब, मैं जिंदा हूँ, अभी क्या करेंगे अब आप? हमीद ये बात किसी को ना पता चले। आगा चांद ने उंगली दिखाते हुए कहा। वो तो ठीक, लेकिन सज़ा देनी होगी। ठीक है मेरी बात अब सही से सुनो। आगा चांद वहाँ मौजूद सभी लोगों से मुखातिब हुए। अहमद फाइल का कहा था तुम्हें? सीन शिफ्ट हो चुका है। बरका काम में मसरूफ़ था, ये लें। तभी किसी ने फाइल आगे की। ये अहमद ये वास को क्या हो गया है? बरका नज़र उठाकर देखा तो हैरान रह गया। सामने बिया खड़ी थी और साथ ही बराबर में अहमद। सर आपकी कसम, उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती फ़ाइल ले ली। उसकी कसम खा रहा है, मरेगा तो वही मरेगा अगर झूठी भी निकली तो। बरका ने अहमद की जानिब देखा तो अहमद जल्दी से बोला। वैसे तो ऐसा नहीं होता, झूठी कसम खाने से इंसान मर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं मरता मुरता। दरअसल बातें हैं ये। मोहतरम आप यहाँ क्या कर रही हैं?
बरका ने खड़े होते हुए कहा, आई थिंक मोहतरमा वो आज यूनिवर्सिटी से जल्दी फारिग हो गई थी तभी यहाँ आ गई। मैडम में पुलिस स्टेशन है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं। बरका ने सख्त लहजे में कहा, हाँ हाँ मुझे तो लगता है पता ही नहीं है, तो फिर क्यों तशरीफ़ लेकर आई हैं? आपसे मिलने। बिया ने बड़े इत्मीनान से कहा। हैं? बिया की बात पर अहमद का मुंह खुला रह गया। बरका ने सख्त नज़रों से अहमद की जानिब देखा तो अहमद ने जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया। आप ज़रा मेरे साथ आए। बरका ने इसे साथ ले आने का कहा क्योंकि इर्द गिर्द काम करते पुलिस वालों की नज़रें इसे अच्छी नहीं लग रही थी। जी बोले, आज के बाद यहाँ मत आना। बरका ने उंगली दिखाते हुए कहा, अच्छा नहीं आती तो कोई दूसरी जगह बता दे जहाँ मैं आपसे मिलने आ सकूँ। कहीं मिलने आने की ज़रूरत नहीं है। और मिलना क्यों है? बरका को अपने सामने खड़ी वो लड़की समझ नहीं आ रही थी। अब अरे यार आप समझते नहीं हैं और मुझे समझना भी नहीं है। बरका ने बिया की बात काटते हुए कहा और चला गया। उफ बहुत अकड़ू है ये। अगली किस्त पे आ गया। बरका अगर भाई नहीं माने तो? हफ्सा के चेहरे से इसकी परेशानियाँ यहाँ थी। हफ्सा ठीक होगा सब, तुम करो कॉल। अच्छा, हफ्सा ने रोहान को कॉल लगाई। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हफ्सा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बताऊँ? और भाई मैंने आपको एक ज़रूरी बात बताने के लिए कॉल की है। अच्छा बताओ, मैं सुन रहा हूँ। भाई वो यूनिवर्सिटी का एक लड़का है। हफ्सा घबरा रही थी। अच्छा बताओ आगे। भाई वो मुझे पसंद करता है और तुम? भाई वो मैं भी करती हूँ। बरका नाम है इसका। हफ्सा आगे कुछ बोलती लेकिन इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए क्योंकि चार लड़के मुंह पर निकाब किए, हाथों में गन लिए दोनों के सामने आ गए थे। घबराहट की वजह से हफ्सा के हाथ से फ़ोन गिर गया था। कौन हो तुम लोग? फरका आगे बढ़ा, तुम दोनों की मौत। हफ्सा रोहान को वहाँ की जाने वाली बातें सुनाई दे रही थी। वो चीख रहा था फ़ोन पर, क्या बकवास है ये? हफ्सा ने कहा। बहुत शौक है ना मोहब्बत का और बिरादरी में इज्जत का जनाजा निकालने का। आप अब देख तू। इनमें से एक लड़का हफ्सा की जाने बढ़ा, दूर हो इससे। बरका आगे बढ़ा लेकिन 3 लड़कों से इसे पीछे से पकड़ लिया था। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। बरका चीख रहा था, अरे मदद करो कोई। हफ्सा ने दूर खड़े लोगों की जानिब देखते हुए कहा, लेकिन लोगों को तो सांप सूंघ गया था। ऐसे मौकों पे लोगों को सांप, गीदड़ सारा कुछ सूंघ जाता है। कुछ अगर ना हुआ इसे मैं जान ले लूँगा तुम लोगों की। आई थिंक अगर कुछ हुआ इसे तो छोड़ मुझे। बरका किसी जख्मी शेर की तरह चीख रहा था। अब देख तू। इसने गन हफ्सा के माथे पर रखी। हफ्सा छोड़ मेरी हफ्सा को। हफ्सा बरका चीख रहा था, साथ ही खोने की डर की वजह से आंखों से आंसू बह रहे थे। बरका हफ्सा रो रही थी। प्लीज़ छोड़ दो मुझे। हफ्सा कदम पीछे ले रही थी तभी हवा में गोली चलने की आवाज़ आई। बस एक निकली थी और हफ्सा खून से लथपथ ज़मीन पर गिरी। अल्लाह अल्लाह। हाँ मर जो अल्लाह करके। हफ्सा बरका को लगा जैसे क़यामत आके इसकी आंखों के सामने इसकी मोहब्बत को मार दिया। लोग इर्द गिर्द खड़े तमाशा देख रहे थे। गोली चलाने वाले ने इशारा किया तो उन्होंने बरका को छोड़ा और बरका भागते हुए हफ्सा के पास गया, उसके बेजान वजूद को गोद में लिया। मेरी जान, बरका की जान, मेरी हफ्सा, उठो ना, तुम नहीं जा सकती। हफ्सा। बरका की चीख से पूरा पार्क गूंज रहा था। दूसरी जान रोहान कान से फ़ोन लगाए ज़मीन पर बैठता चला गया। वो अपनी जगह जम गया था। दुख होता है ना। हफ्सा बरका भी हफ्सा को देख ही रहा था तभी 2 गोलियां इसकी पीठ पर लगी। वो वहीं हफ्सा के हाथ में हाथ थामे गिर गया। ओह माय गॉड। आंखों के सामने हफ्सा के चेहरा था। चेहरा खून से ढका हुआ था। बरका की वजह से बरका की आंखें लाल हो रही थी, आंखों से आंसू जा रही थे। हफ्सा। आखिरी लफ्ज़ अदा हुए और आंखें बंद हो गई और वह चारों दरिंदे 2 मासूम लोगों को मौत की नींद सुलाकर चले गए। गधे कहीं के लोग ऐसा क्यों समझते हैं? मुझे समझ नहीं आता। इवन इस्लाम इजाज़त देता है कि लड़की अपनी पसंद बता सकती है, अपनी पसंद से ना शादी कर सकती है। ये है कि वो भाग के ना करे ऐसे समथिंग। वालिदैन भी उसके लिए अच्छा फ़ैसला लेते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अपनी पसंद बताने का तो हक़ होता है ना। कैसे लोग हैं ये। और कोई ये कहे ना कि आजकल ऐसा नहीं होता तो ऐसा समथिंग, वही गलत है। क्योंकि होता है, बहुत से घरों में होता है। हम किसी के घरों में झांक के थोड़ी ना देखते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। रोहान उठा और आका जान के रूम में आ गया। तमीज़ नहीं है रोहान क्या? रोहान को बिना दस्तक के अंदर आता देखकर दादी भड़क गई। चुप, बिल्कुल चुप। रोहान की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और बहन का दर्द आंखों में नजर आ रहा था। रोहान, आगा जान चीखे, क्या रोहान? हाँ क्या रोहान? मिल गए सुकून, पड़ गई ठंड दिल में। रोहान दर्द और गुस्से से पागल हो रहा था। रोहान की आवाज़ सुनकर सब आगा जान के कमरे में आ गए। रोहान क्या बदतमीज़ी है ये? किस लहजे में बोल रहे हो? क्यों मुझे भी मरवा देंगे आप? हाँ। रोहान के अल्फाज पे सब हैरान रह गए थे। रोहान आगा हैं, होश में रहो। नवाब खान आगे बढ़े। चुप, बिल्कुल नवाब खान नहीं है कोई आगा, समझ आई? ये खुदा बंदे हैं। रोहान क्या हो गया मेरे बच्चे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ज़हरा का दिल बैठा जा रहा था। मोरे मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका। रोहान ने ज़हरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ मेरी हफ्सा को? बोलो रोहान। मोरे, ये आदमी जो इंसान के रूप में दरिंदा, इसने अपनी पोती को, अपनी बेटी और मेरी बहन को मार डाला। और पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो किसी से मोहब्बत करने लगी थी। मुझे थोड़ी देर पहले वो
वो यही बता रही थी, लेकिन वो आगे कुछ बोलती इससे पहले इस आदमी के कुत्तों ने इसे मार डाला। अपनी कानों से वहाँ होने वाली बातों और गोली चलने की आवाज़ सुनकर आ रहा हूँ। रूहान की बात पर आकर नवाब खान की आवाज़ गुम हो गई थी। क्या क्या बकवास है, मैं क्यों करूँगा ये, क्यों आगा जान ज़बान साथ नहीं दे रही ना। रूहान ने आंखों में आंखें डालकर कहा। ज़हरा तो होश से ही काफ़ी लोगी थी। मोरे। अनाबिया की आवाज़ पर रूहान मुड़ा तो ज़हरा बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। मोरे मोरे। रूहान ज़हरा को उठाने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो याद रखना तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। रूहान ने ज़हरा को गोद में उठाया बाहर की जानिब भागा। आगा जाने से कैसे पता चला? नवाब खान ने कहा। मुझे क्या पता, बोला भी था काम आराम से करना, किसी को पता ना चले। आगा तो सर पकड़ के बैठ के। सीन शिफ्ट हो चुका है। किसी को मारते हो हाथ नहीं कांपते? कुछ होता नहीं है? ये नहीं सोचते कि खुद मरना है? मतलब लाइक कोई फीलिंग नहीं आती? ऐसे रहते हैं जैसे कोई रोबोट हो। प्लीज़ जाने दें। बिया फ़ोन पर आधे घंटे से लगी इल्तिजा कर रही थी। मैंने कह दिया ना नहीं जाओगी तुम, बात ख़त्म। रूहान आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, खुद भी इतना कमाते हो और आप मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से जाने भी नहीं दे रहे। बिया तुम्हें पता है मैं मना करूँगा, फिर भी तुम वही ज़िद कर रही हो। एक तरफ मुझे गम भी है। मैं ड्रामे की इतनी देर से ना किस्त का वेट कर रही थी। मंडे ट्यूसडे आती है और वो किसी भी वेबसाइट पे चल नहीं रही। पता नहीं मैं कहाँ देखूँगी, क्या होगा मेरा। आप अगर नहीं जाने देंगे तो मैं खुद को रूम में बंद कर लूँगी और भूखी रहूँगी। बिया ने आखिरी हर आजमाया और फ़ोन बंद करके अपने रूम में चली गई। दूसरी जानिब रूहान बिया की हरकतों से परेशान सर पकड़ कर बैठ गया। कैसे संभालता तू रूहान? साथ बैठे आरिफ ने रूहान के चेहरे पर मौजूद परेशानी को देखते हुए कहा। मेरी जान, मैं बचपन से संभाल रहा हूँ इसे। 12 साल का था मैं जब मेरी गोद में मोरे ने इसे दिया था। तब से मैं ही सब कुछ हूँ इसका। और वो क्या है तेरे लिए? आरिफ रूहान की आंखों में देखते हुए कहा। मेरे लिए? रूहान ने खोए खोए अंदाज में कहा। मेरे लिए, मेरे जीने की वजह, इसकी वजह से मैं हूँ। रूहान तेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत मैं महसूस करता हूँ, लेकिन तू खुद क्यों नहीं करता? आरिफ ने रूहान की आंखों से झलकती मोहब्बत को देखते हुए कहा। आरिफ वही बात, मैंने पहले भी कहा ऐसा कुछ नहीं। रूहान उठ के खड़ा हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो ये नज़रें क्यों चुरा रहा है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये आंखों से झलकती मोहब्बत क्या है? क्यों इसकी इतनी फिक्र रहती है? आरिफ ये सब इसलिए क्योंकि बचपन से मेरे साथ रही है, इसलिए बस, और कुछ नहीं है। रूहान अपने दिल का हाल कबूल नहीं करना चाहता था। रूहान बहुत ठीक है तू। आरिफ भी ये बताए। आई थिंक बातें कहकर थक चुका था, लेकिन रूहान कबूल करने को तैयार ही नहीं था। पता है कुछ नया बता। रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जहर लग रहा है तू हंसते हुए, लेकिन तू मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। अब चल मिस्टर खान, इंतज़ार कर रहे होंगे। सीन शिफ्ट। बिया बीबी, पिछले 1 घंटे से फ़ोन आ रहा है बड़े साहब का। बानो काफ़ी देर से दरवाजे के बाहर खड़ी बिया से कह रही थी। बानो अपने बड़े साहब को कह दें बिया बीबी तब भी बात करेंगी जब वो इसे जाने देंगे। बिया ने अंदर से ऊंची आवाज़ में कहा। साहब वो कह रही हैं कि जाने देंगे तब भी बात करेगी। बानो ने काल पर मौजूद रूहान से कहा। उफ़, बहुत तंग करती है ये। अच्छा आप इसे बोलें चली जाए। रूहान ने भी हार मान ही दी। और ये भी कह दीजिएगा मैं अभी मसरूफ़ हूँ, जब फ्री होऊंगा तो खुद कॉल करूँगा। और बानो ख्याल से सब देख लीजिएगा। ठीक है बड़े साहब, खुदा हाफिज़। बिया बीबी जल्दी दरवाज़ा खोलें, बड़े साहब ने इजाज़त दे दी है। बानो के अल्फाज ख़त्म हुए और बिया ने दरवाज़ा खोला। हाय हद है, बिया बीबी डरा दिया। बानो डरना छोड़ो, चलो मेरी मदद करो। बिया इसे पकड़ के रूम में ले आई थी। अगली किस्त आ गई है। रूहान अस्पताल के रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था। रूहान अब परेशान नहीं हो, मोरे ठीक हो जाएगी। अनाबिया से रूहान की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। बिया मैं कैसे ना हूँ परेशान, मेरी बहन नहीं रही, मेरी माँ जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है। रूहान सर पकड़ के फर्श पर बैठ गया। रूहान, अनाबिया ने भर के रूहान के आंसू साफ किए। मैं टूट गया हूँ पूरी तरह, मेरी हिम्मत भी नहीं है, कैसे मैं अपनी बहन की लाश देखूंगा। रूहान हौसला रखें। रूहान क्या हो गया मेरे भाई? तभी आरिफ भी रूहान के पास आया था। मेरे भाई। रूहान आरिफ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। रूहान तो हिम्मत नहीं रखेगा तो कैसे चलेगा? आरिफ रूहान को संभालने की कोशिश कर रहा था। रूहान हफ्सा। आरिफ आगे कुछ कह ना सका। आरिफ मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं तो अपनी बहन को जिंदा जीता जागता छोड़ कर आया था, लेकिन आका चाँद ने क्या किया? रूहान फिर मैं चला जाऊँ? रूहान, आरिफ भाई ठीक कह रहे हैं, इन्हें जाने दें। अनाबिया ने कहा। ठीक है तू चला जा, अनाबिया रूहान का ख्याल रखना। आरिफ ने अनाबिया से कहा। जल्द ही निकल गया कराची के लिए। वर्का मेरे भाई, जब लोगों ने पुलिस को कॉल की तो इत्तेफाक से आज़ाद ड्यूटी पर था। वो अपने छोटे भाई को ऐसे देखकर हैरान रह गया। सर ये लड़की भी है लेकिन जिंदा नहीं है, जल्दी अस्पताल चलो जल्दी। आज़ाद ने वर्का को उठाया और जल्दी अस्पताल की जानिब रवाना हुआ। दोनों को अस्पताल लाया गया तो मालूम हुआ लड़की वहीं मर गई थी, लेकिन वर्का जिंदा है। डॉक्टर कुछ भी करें, मेरे भाई को बचा लें। आज़ाद ने इल्तिजा करते हुए कहा। देखिए हालत नाजुक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर कहकर चले कि अहमद वो लड़की कौन है? साहब मैंने पता किया, साहब वो
वर्का की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है। क्या नाम है इसका? कहीं हफ्सा तो नहीं? अज़हार को सब पता था। जी सर। मेरे मालिक, यह क्या हो गया? मेरा भाई कैसे इस दर्द को बर्दाश्त करेगा? अज़हार तो सर पकड़ कर बैठ गया। इसके घर से कोई आया ही नहीं साहब, लड़की यहाँ नहीं रहती, सवात से है, अहमद ने बताया। हफ्सा? तभी एक लड़की परेशान सी भागती हुई आई। कौन है आप? अज़हार ने पूछा। मैं हफ्सा की दोस्त हूँ। कहाँ है हफ्सा? बोले कहाँ है? चुप क्यों है? मैडम आपकी दोस्त नहीं रही, अहमद ने कहा। क्या? मेरे मालिक, हफ्सा, इसे किसी चीज़ का डर था, वही हुआ, मार दिया उन्होंने इसे। इंशरा अजीज़ दोस्त को खोने के दर्द में रो रही थी। किसका डर था? क्या था? किसने किया? आई थिंक ऐसे कुछ। अज़हार ने पूछा। इसके आगा का काम होगा ज़रूर, ये वो वर्का से मोहब्बत करती थी, यकीनन इन्हें पता चल गया होगा। अहमद, तुम यही रहोगे? इस लड़की के घर से कोई भी आता है मुझे बताओगे? ठीक है सर। नवाब वो लोग निकल गए। आगा जान ने आहिस्ता से नवाब खान से कहा। जी आगा जान, जैसे काम ख़त्म हुआ वो लोग फ़ौरन ही निकल गए थे। अब तक तो हो सकता है पहुंच चुके हों। दोनों अस्पताल में ही थे, लेकिन वर्का से थोड़े फासले पर थे। क्या होगा अनाबिया? अगर मोरे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो कोई भी नहीं रहेगा, वर्का किसी छोटे बच्चे की तरह अनाबिया से कह रहा था। वर्का नहीं, शायद क्या नाम है इसका, रूहान। सब ठीक होगा, मोरे को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ, फिक्र नहीं करें। अनाबिया हर तरह से रूहान को संभालने की कोशिश कर रही थी। हाँ तुम हो। रूहान ने अनाबिया का हाथ थामते हुए कहा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए। रूहान भागते उनके पास। क्या डॉक्टर, मेरी मोरे ठीक तो है ना? हौसला रखिए, इंसान का आना और जाना इसके बस में नहीं है। आपकी वालदा नहीं रही। कितना दुख होता है ना जब डॉक्टर आके कुछ ऐसा कहे, और अचानक मौत पे बहुत दुख होता है। हमारी एक रिलेटिव है, आई थिंक 2 से 3 माह पहले वो उनकी अचानक डेथ हुई। डॉक्टर के अल्फाज सुनते ही रूहान को झटका लगा। रूहान, आप? अनाबिया आगे बढ़ी। भैया मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, रूहान कहता हुआ पीछे कदम लेने लगा। मैं ठीक हूँ हाँ, रूहान कहता हुआ वहाँ से चला गया। रूहान, भैया ने इसके पीछे जाना चाहा, लेकिन आगा जान ने रोक दिया। रहने दो कुछ पल तनहा। नवाब चलो, बाकी काम हमने ही देखना है। आगा जान, नवाब साहब चले गए, मोरे आप ही चली गए। मैं क्या करूँ? अब रूहान को कौन संभालेगा? भैया बेंच पर बैठी खामोशी सांस उभा रही थी। इसकी माँ इसको एक बार फिर छोड़ गई थी। रूहान बाहर बिल्कुल खुली फिजा की तरफ बिल्कुल फिजा की तरह खामोश बैठा था। अंदर एक तूफान था, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने अपने हाथों से बालों को जकड़ा हुआ था। क्या हो गया? पल भर में मेरी दुनिया उलट गई। मेरी मोरे, मेरी बहन दोनों चली गई। वही तो खानदान था मेरा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आगा और नवाब खान, तुम दोनों को, मेरे प्यारों के कातिल हो तुम लोग। रूहान ने सोच लिया था। अच्छा रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अब आप लोग बोलेंगे ये क्या, इस नावल में भी ईबा के बाद सारा आ गई है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो चुका है क्योंकि ईबा के घर पर जो है काम हो रहा है और वहाँ पर जो है मजदूर लगे हुए हैं, तो काम की वजह से शोर हो रहा है। तो आप लोगों को उम्मीद है, मतलब मुझे पता है कि शोर वाला नावल आप लोगों को सुनना पसंद नहीं है, तो इसलिए आगे से मैं रीड कर रही हूँ। आरिफ हिफ्ज़ा की बॉडी लेने अस्पताल पहुंचा। आप कौन लगते हैं उनके? आज़र ने पूछा। मैं उसके भाई का दोस्त हूँ। उनके घर वाले लेने क्यों नहीं आए? हिफ्ज़ा की वालिदा ने जब हिफ्ज़ा की दर्द का सुना तो वो बर्दाश्त ना कर सकी। आज़र को भी दुख हुआ। सर उनके साथ एक लड़का भी था, उसका क्या हुआ? रूहान ने आरिफ को बताया था। वो मेरा भाई है। हिफ्ज़ा और वर्का दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को, और अभी मेरा भाई अंदर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अल्लाह उसे सेहत और ज़िंदगी दे। मिस्टर आरिफ, अभी आप उनकी बॉडी ले जाएं, लेकिन याद रहे जिसकी वजह से मेरा भाई इस हाल में है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज़र ने दांतों को पीसते हुए कहा। फ़िक्र नहीं करें, हम भी साथ हैं आपके। रूहान भी किसी को बख्शने वाला नहीं था। अच्छी बात है फिर। हिफ्ज़ा मेरी जान, मुझे बेचैन करके वहाँ कितने आराम से सो रही हो। मेरे दिल की मलिका, माफ़ कर देना मुझे, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया था वो अपने अंजाम तक पहुँच चुके हैं। मुझे तो इस लम्हे का इंतज़ार है जब मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मेरे दिल से पूछो कितना बेचैन है तुम्हारे पास आने के लिए। सिया मिट्टी ने तुम्हें खुद में समो लिया, तुम अकेली ही मौत के सफ़र पर निकल गई, मेरा इंतज़ार भी ना किया। वर्का हमेशा की तरह हिफ्ज़ा की तस्वीर से बातें कर रहा था। उसके कमरे के दरवाजे पर उसकी अम्मी और भाई खड़े उसका दर्द सुन रहे थे। आज से मेरे बच्चे की ये हालत देखकर मेरा कलीजा कटता है। जवानी में दर्द मिला है उसे। मेरा बच्चा सारा दिन कुछ नहीं कहता, लेकिन देखो रात को तन्हाई में कैसे तड़पता है। मेरे मालिक, मेरे बच्चे का ये दर्द ख़त्म कर दे। सालों से इस दर्द में चल रहा है। वो माँ थी, औलाद का दर्द देखा नहीं जा रहा था। आज़र ने माँ को गले लगाया। अम्मी, इस रब के अलावा किसी से उम्मीद नहीं। बहुत जल्द मेरा पहला वाला वर्का वापस आएगा। कब्र के पास बैठा दोनों कब्रों को देख रहा था। आरिफ थोड़े फासले पर था।
चली गई ना आप मुझे तन्हा छोड़कर। हाँ, इतना मजबूत नहीं हूँ मैं, और हिफ्सा तो भाई के साथ ऐसा करता है कोई। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये सब। रोहान मेरे भाई, हिम्मत कर, वो इतनी ही सांसें लिखवा कर आई थी। आरिफ, रोहान ने कंधे पर हाथ रखते कहा। आरिफ, मैं तन्हा हो गया हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, उन्हें भी वही तकलीफ़ होगी जो मुझे हो रही है। बिल्कुल रोहान, होगी। अब चल, घर में अनाबिया अकेली है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है चल। दोनों घर पहुंचे तो पुलिस मौजूद थी। देखें सही, कि हमारा अपना मामला है, हम देख लेंगे। ना तो ये आपका मामला है और ना आप इसे देख लेंगे। तभी आगा जान कानों में अंदर आते रोहान की आवाज़ पड़ी। अशफाक सर कराची में जो इस केस को देख रहे हैं, मिस्टर आजिर साहब, आप इनसे रब्ता कर लें और ज़रा मेरे साथ हैं, और मुझे आपसे ज़रूरी बात भी करनी है। रोहान, बेकरार में क्यों बाहर लेकर लोगों को घसीट रहे हो? हम जिरगे में कर लेंगे फ़ैसला। हाँ, जिरगे में, इसी जिरगे में जहाँ अपने मेरी बहन की मौत का परवाना लिखा गया था, वहाँ। रोहान ने आगाजान को गुस्सा घूरते हुए कहा। रोहान, बस बहुत हो गया। तभी दादी ने कहा, आप मेरे बीच में मत बोलिए, मुझे तो समझ ही नहीं आता आप लोगों के सीने में दिल है या नहीं। रोहान, बस कर चल। आरिफ ने रोहान को रोका, वरना बहुत कुछ हो जाता। रोहान, आरिफ इशफाक को लेकर रूम में चले गए। आगाजान, अगर इसने साबित कर दिया तो। नवाब साहब को रोहान के गुस्से से खौफ आ रहा था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आगाजान भी जिद पर थे। मैं रोहान, एग्जीबिशन यार सना बेकार में आ गई, मना कर रहे थे, मैंने सुनी ही नहीं। आबिया बिया आकर बोर हो रही थी। हाँ, और तुम्हारी वजह से मैं आ गई। इंतज़ार करो, जब यूनिवर्सिटी की गाड़ी निकलेगी तभी हम निकलेंगे। ठीक कह रही हो। उफ, क्या कर सकते हैं। चलो। दोनों बोर इधर उधर घूमने लगी। यूनिवर्सिटी वापसी का वक्त हो गया था। वापसी का सुनकर तो जैसे बिया की जान में जान आई। दोनों भागी भागी जाकर वैन में बैठ गईं। अभी गाड़ी को चलते हुए थोड़ी देर गुजरी ही थी कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सारे स्टूडेंट्स गाड़ी से उतर गए। रोड काफ़ी सुनसान था और वैन में सारी लड़कियां ही थीं। सर, क्या होगा? बिया ने अपनी टीचर से पूछा। पता नहीं बिया, यहाँ तो कोई शॉप होनी भी मुश्किल है। प्रोफेसर खुद भी परेशान हो गए थे। सभी परेशान थे। शाम ढल रही थी, रोड सुनसान था और नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती दिखाई थी। उन्होंने वैन और स्टूडेंट्स को देखकर गाड़ी रोकी। अंदर बैठा अफसर बाहर आया। क्या हुआ, सब ठीक है? उसने प्रोफेसर से पूछा। अरे वर्का, तुम प्रोफेसर से देखते ही पहचान गए। अरे सर आप। सॉरी सर, मैंने तवज्जो नहीं दी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। कैसे हो वर्का? प्रोफेसर वर्का से हाल अहवाल पूछने लगे। तभी वैन से बिया उतरी, जब अपना कुछ सामान लेने गई थी। वर्का को देखकर हैरान रह गई थे। अरे आप। बिया ने न आओ देखा न ताओ, सीधा वर्का के पास गई। ये कहाँ से आ गई? वर्का ने दिल ही दिल में कहा। अरे आपको पता कैसे चल जाता है मैं मुसीबत में हूँ? बिया ने अपने अंदाज में कहा। मैडम, ब्लूटूथ सिस्टम है। तभी अहमद ने बीच में टांग अड़ाई थी। तुम जानती हो वर्का को? अरे सर, क्या आप भी जानते हैं इनको? जी, ये मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट रह चुका है। वाह, ये अच्छा हो गया। अहमद, तुम गाड़ी में देखो मसला क्या है, और ज़रा मिस बिया आप मेरे साथ आना। प्रोफेसर से इजाज़त लेकर वर्का बिया को लेकर थोड़ा आगे गया। ये तुम्हारा मुँह बंद नहीं होता। हाँ, वर्का ने सख्ती से कहा। अरे मेरे मुँह से क्या मसला है? मसला ये है कि कभी भी कहीं भी खुल जाता है ये। मतलब? उफ लड़की, देखो मेरी बात गौर से सुनो, मुझसे फ्री नहीं हूँ, समझी? आपसे फ्री कहाँ हो रही हूँ, आप तो अच्छे लगते हैं। पिया की बात पर वर्का का मुंह खुला रह गया था। देखो अब मेरी बस हो गई है। वर्का को गुस्सा आ गया। मेरे सामने मत आना, अब समझी? वर्का ने गुस्से में कहा और चला गया। छोटा सा दिल था, टूट गया सख्ती पर। वैन ठीक हो गई थी। बिया मुँह लटक गया था। वो वैन की विंडो साइड पर बैठी बाहर खड़े वर्का को देख रही थी। सर, लगता है ज़्यादा सख्ती कर दिया आपने। अहमद ने बिया का लटका मुंह देखकर कहा। अहमद, ही ज़रूरी थे सख्ती, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ कोई और गुजरे, उसके दिल में मेरे लिए जज्बात और बढ़े, और इससे पहले उन्हें रोकना ज़रूरी था। वो तो ठीक है, लेकिन बेचारे का दिल टूट गया। अहमद, बात के टूटने से भी अबीद का टूटना भी अच्छा है। अब चलो, शाम होने वाली है। वर्का जब से होश में आया था बकौल खामोश था। उससे होश में आए 2 दिन गुजर गए, लेकिन इसने एक अल्फाज भी नहीं कहा। आज़र, आज़र, मेरा बच्चा कुछ बोल रहा नहीं रहा, बस खामोशी से रोता रहता है। जिंदा हो के भी वो जिंदा नहीं लग रहा। आज़र 2 दिन से सवात में था कि इसकी वजह से। अम्मी परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ, देखता हूँ उसे। आज़र ने अपनी मम्मी को बाहर बिठाया और खुद रूम में चला गया। कैसे हो भाई? आज़र ने वर्का को गले लगाते कहा, लेकिन वर्का ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की से बाहर देख रहा था। आज़र को लग ही नहीं रहा था कि वही वर्का है। आंखों सूजी हुई थी, आंखों के किस्से हल्के थे। वर्का, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बोलो। आज़र ने फिर कहा, लेकिन वर्का भी खामोश रहा। वर्का, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बोलता क्यों नहीं? हाँ, इसलिए बचाया था डॉक्टर ने कि तू ऐसे चुप रहे। आज़र ने वर्का को कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा था। क्यों बचाया नहीं बचाते? वर्का ने रोते हुए धीमी आवाज़ में कहा। वर्का, मेरी जान। वर्का की बात पर आज़र का दिल तड़प उठा। उसने फ़ौरन वर्का को गले लगाया। भाई, मैंने आखिरी दफ़ा आंखें बंद होने से पहले देखा था। भाई, उसके यहाँ गोली लगी थी। वर्का ने माथे पर उंगली रखते कहा। और पता, उसकी आंखें खुली हुई थी। भाई, क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में? भाई, मेरी इन आंखों के सामने लोगों ने उसे मार दिया। भाई, मैं बचा भी नहीं सका। उसे क्या कसूर था? बस ये कि मोहब्बत कर ली। वर्का के चेहरा आंसुओं से तर था। वर्का, मेरी जान, बस मैं वादा करता हूँ कि जिन लोगों ने तुम लोगों के साथ ही सब किया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। भाई, लेकिन क्या मेरी हिफ्सा वापस आएगी?
नहीं ना, वो तो चली इतनी दूर कि मैं जाकर भी वापस नहीं ला सकता उसे। वर्का हिचकियों के साथ रो रहा था। मैं जानता हूँ वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इन बच्चात को। तुम अब आराम करो। आज़र वर्का को लिटाकर बाहर चला गया और बाहर आया तो उसकी वालदा उसके इंतज़ार में वहीं खड़ी थी। क्या हुआ? आज़िम वर्का ने कुछ कहा? अम्मी, उसने कहा, मेरा दिल चीर दिया। अम्मी बहुत तकलीफ़ में है वो। आज़िम सर पकड़ के बैठ गया। बेटा, मेरे बच्चे का ये हाल करने वालों को मत छोड़ना। अम्मी, इस लड़की का भाई भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं, फ़िक्र ना करें आप। रूहान और अजहर की दिन रात की मेहनत से वो लोग केस जीत गए थे। आगा जान, नवाब साहब की उम्र कैद की सज़ा हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। रूहान ने आज़र को शुक्रिया अदा किया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है रूहान, ये मेरे भाई के लिए भी इंसाफ था। लेकिन किसी भी समात में वर्का क्यों नहीं आया? वर्का, उसने हिफ्सा के जाने के बाद खुद को एक हॉल में बंद कर लिया है ना, किसी से मिलता है ना बात करता, बस सारा दिन रूम में अपने खामोश बैठा रहता है, रातों को सोता नहीं है, बस उसकी आंखों में हर वक्त वही मंजर घूमता रहता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बहन को इतना प्यार करने वाला शख्स मिला, लेकिन बदकिस्मती से बस साथ नहीं मिला। मैं दुआ करूंगा कि वर्का ज़िंदगी की जानिब वापस लौट आए। बहुत शुक्रिया। दोनों कोर्ट के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। चलें, वापसी का वक्त है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहकर अपने रास्ते चल दिए। रूहान ड्राइव कर रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। मोर, हिफ्सा, आपको लोगों को इंसाफ मिल गया। मैंने कहा था ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। जिन लोगों ने आपके साथ ये सब किया, मालिक तेरा बहुत शुक्रिया। रूहान खुश था कि वो अपना वादा पूरा करने में कामयाब हो गया था। उसने ये भी सोच लिया था कि ज़हरा ने जिस तरह कहा था वही करेगा। वो मज़ीद अनाबिया के साथ यहाँ नहीं रह सकता था। रूहान जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखा जमीन, चची और दादी अनाबिया के कमरे के बाहर खड़े ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहे थे। बाहर आ जा तू मनूस, मैं देखता हूँ इस रूहान को अब। जमील साथ गंदी गालियाँ बिखेर था। जमील, दफ़ा हो यहाँ से। रूहान भागते हुए आया और जमील को ज़ोर से धक्का दिया। हाँ, आ गया अपनी महबूबा को बचाने। जमील अपने हवास में नहीं था। नवाब साहब और आगा जान का बदला लेने की धुन में पागल हो गया था। बकवास मत कर जमील, अरे दफ़ा हो जा। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर आप लोग उसकी बकवास सुन रहे हैं। अनाबिया के बारे में नहीं है शर्म, बस तुझे बहुत आ गई। अपने दादा चचा को जेल भेजते हुए दादी ने चीखते हुए कहा। उनको अपने किए की सज़ा मिली है और कुछ नहीं। अब यहाँ से चले जाएं। नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से। अनाबिया को बाहर आने। जमील अभी भी जिद पर था। वो नहीं आएगी और मैं उसे आने भी नहीं दूंगा। रूहान किसी दीवार की तरह दरवाजे के आगे खड़ा था। क्यों, तुझे क्यों इतना मसला है? हाँ, मेरी भी कज़न है, तुझे क्यों इतनी फिक्र रहती है? कहीं रातों को तेरी बाहों में तो नहीं होती? जमील ने सिर हदें पार कर दी। जमील, रूहान चीखा और कस के एक थप्पड़ जमील के मुंह पर थप्पड़ मारा था। इतना शदीद था थप्पड़ कि जमील ज़मीन पर गिरा। रूहान बैठा जमील का कॉलर पकड़ कर करीब किया और हल्की आवाज़ में गुस्से भरे लहजे में कहा, अनाबिया के बारे में अगर तेरी ज़ुबान से एक और लफ्ज़ में निकला तो तेरा ये दिन आखिरी होगा। और तू पूछ रहा रहे मुझे क्यों उसकी फ़िक्र है, इतनी ज़्यादा क्यों रहती, मैं इसका ख्याल इतना क्यों रखता हूँ, तो अपने कान के पर्दे खोल कर बात सुन लो। वो बचपन से मेरे साथ यहाँ रहती है। रूहान ने अपने दिल पर हाथ रखते कहा। रूहान उठा, दरवाजे पर दस्तक दी। अनाबिया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। बानो को वह अनाबिया के साथ छोड़कर आ गया था। बानो ने दरवाज़ा खोला। रूहान ने बेड पर डरी रोती हुई अनाबिया को देखा। अनाबिया, मैं आ गया हूँ, चुप हो जाओ। रूहान ने उसके आंसुओं को साफ करते कहा, मुझे यहाँ से ले चले रूहान। अनाबिया ने रूहान का हाथ थाम कर कहा, अभी जा रहे हम, मैं इस दोस्त पर मज़ीद ना तो रह सकता और ना तुम्हें रहने दूंगा। बानो खान, बाबा को बुलाएं और आप भी तैयार हो जाएं, अभी हम निकल रहे हैं। जी बड़े साहब, अभी बोलती हूँ। बानो कहकर बाहर चले गए। वापस खान बाबा को साथ लेकर आई। खान, अब दोनों मेरे साथ कराची जाएंगे और आज से हम वहीं रहेंगे। अब ये मेरा और अनाबिया का सामान गाड़ी में रखें। ठीक है बड़े साहब। रूहान अनाबिया ने हाथ थाम कर बाहर आया तो तीनों बाहर ही खड़े थे। मैं शुरू से कह रही थी ले उड़ेगी रूहान को और देख लें, वही हुआ। चची ने अपनी ज़ुबान से जहर उगला। रूहान, आज तो बच गए तुम लोग, लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। जमील ने धमकी दी। रूहान ने लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए खामोशी से अनाबिया को लेकर चला गया। बिया जब से घर आई थी उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो आकर सीधा अपने रूम में चली गई। बानो खान बाबा दोनों को ही लगा कि कुछ हुआ है। रात हो गई थी लेकिन बिया अभी तक नीचे नहीं आई थी। बानो काम कर रही थी किचन में और खान बाबा बैठे किताब पढ़ रहे थे। तभी दरवाजे से कोई अंदर आता दिखाई दिया। आप? बानो और खान बाबा दोनों ही सामने मौजूद इंसान को देखकर हैरान हो गए। आहिस्ता, बिया कहाँ है? उसने इधर उधर देखते कहा। वो अपने कमरे में है, शाम से नीचे नहीं आए, मुँह ठीक नहीं। कोई बात नहीं खान बाबा, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरा सामान रूम में रखें, मैं आता हूँ। वो कहकर ऊपर चला गया। रूम का दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता अंदर गया। देखा तो सामने बेड पर बिया मुंह पर तकिया रखी लेटी थी। बानो, आपको क्या लगता है आप ऐसे आएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? बिया जाके हुई थी, उसे लगा शायद बानो है, लेकिन जब कोई जवाब ना आया तो बिया ने फिर कहा, बानो बोलती क्यों नहीं? इस बार भी जवाब नहीं मिला तो बिया ने चेहरे से तकिया हटाया, लेकिन सामने मौजूद इंसान को देखकर खुशी से उसकी चीख निकल गई। आप? बिया बेड से उतरी, भागते हुए जाकर रूहान के गले लगी। अरे अरे, आराम से लड़की, गिर जाऊंगा। क्या गिर जाऊंगा? पूरे 6 महीने 15 दिन बाद आए हैं आप ज़रा याद नहीं आई मेरी? बिया ने शिकवा किया। अरे मेरी जान, काम बहुत था,
तभी, हाँ आपके काम ख़त्म नहीं होते, अब आप 1 महीने से पहले नहीं जाएंगे, बिया ने हुक्म दिया। रूहान ने उसकी आंखों में देखा। दिल ने कहा बस चले तो सारी उम्र के लिए रुक जाऊँ। सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ नहीं जाऊँगा। मूड क्यों ख़राब था? हाँ खान पापा ने बताया वो आप इतने दिनों से आए नहीं थे तभी। अरे मेरी जान अब आ गया हूँ, फिक्र नहीं करो। अब नीचे बहुत भूख लगी है। रूहान की वजह से बिया का मूड अच्छा हो गया था। बिया यूनिवर्सिटी में बैठी वर्का को सोच रही थी। तभी उससे कुछ याद आया और भागती हुई सीधा प्रोफेसर के रूम में गई थी। अरे क्या हो गया बिया, ऐसी क्यों भागी भागी क्यों आ रही हो? बिया के अचानक आने से प्रोफेसर चौंक गए। सर हाँ सर, वो भागते भागते आई थी तभी उसकी सांसें फूल रही थी। बैठो बैठो यहाँ, ये लो पानी। प्रोफेसर ने उसे सोफे पर बिठाया और पानी दिया। बिया ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। अब बताओ सर, आपकी स्टूडेंट वर्का याद है? हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? सर वो आपके स्टूडेंट थे ना, तो आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं? कुछ हुआ है क्या, आप पूछ रही हो? नहीं सर प्लीज़, कुछ भी पता है तो बता दें। अच्छा पूछो। सर वो इतने सख्त क्यों हैं? सख्त? वो ऐसा नहीं था, वो तो यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, वो हर वक्त मुस्कुराते रहता। सर ने पिछले दिनों को याद करते कहा। लेकिन उनको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो कभी ऐसे होंगे। बिया वैसे था लेकिन एक बदकिस्मत हादसे की वजह से वो बदल गया। सर कैसा हादसा? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन इतना पता है कि यूनिवर्सिटी की लड़की थी, मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन वो इस डिपार्टमेंट की नहीं थी। वर्का और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन लड़की के घर वालों को पता चल गया था तो उन्होंने दोनों को मरवाना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से वो मर गई और वर्का बच गया। बिया के दिल में कुछ शक पैदा हो रहे थे। सर क्या वो लड़की इस आवाज़ से थी? बिया की आंखें नम हुई थी। ये नहीं पता लेकिन इतना पता है कि वो कराची से नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिया किसी रोबोट की तरह चलती हुई बाहर चली गई थी। बिया, अरे बिया। सर बिया को आवाज़ देते रहे लेकिन उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वर्का भाई। आज़र वर्का के रूम में आया तो वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। आज़र की आवाज़ पर उठकर बैठ गया। जी भाई बैठे। आज़र उसके पास ही बेड पर बैठ गया था। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारे और हफ्सा के मुजरिमों को उनके किए की सज़ा मिल गई। मुझे पूरा यकीन था आप पर, वर्का ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वर्का महीने गुजर गए हैं, कब तक ऐसे रहेगा? अम्मी बहुत परेशान है, तू जानता है ना, उनका मेरे सिवा कोई नहीं। ज़िंदगी एक बार मिलते हुए ये ऊपर वाले की अमानत है हमारे पास। भाई मुझे सब पता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मगर जहन से निकलता नहीं वो सब। वर्का ऐसे कमरे में पड़े पड़े कुछ नहीं होता और बाहर निकल, पढ़ाई ख़त्म हो गई है, कोई जॉब कर। भाई मैं भी यही सोच रहा था। भाई क्या मैं आपके साथ पुलिस ज्वाइन कर लूँ? वर्का ने नज़र झुकाते हुए कहा। अरे इससे अच्छा क्या होगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। वर्का की बात से हाजिर खुश हो गया। ठीक है भाई, फिर मैं जितनी जल्दी हो सकता है कर लूँगा ज्वाइन। ये मेरा भाई है। चल अम्मी प्यास बार बार पूछती रहती हैं। बिया यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधा वर्का के पास गई। वर्का उसे थाने में देखकर परेशान हो गया। फिर आ गई है? मैंने मना किया था ना, क्यों आ गई यहाँ? वर्का उठकर उसके पास गया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बिया की आंखों में मौजूद नमी वर्का ने देख ली। बाहर आ जाओ, वो उसे लेकर बाहर आया था। बोलो आप हिफ्जा को जानते हैं? बिया के सवाल पर वर्का हैरान रह गया। बोलें? वर्का को खामोश देकर बिया ने कहा, आप उनसे मोहब्बत करते थे ना, तुम्हें कैसे पता चला सब? मेरे सवाल का जवाब दे, मेरी ज़िंदगी की सबसे दर्द भरे सफ़ों के बारे में कैसे पता चला? बोलो। वर्का ने बिया ने नाजुक बाजुओं को सख्ती से जकड़ते कहा, मेरी आप ही थी वो, मेरी कज़न, मेरी बहन थी वो। बिया ने रोते हुए कहा, क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। और मुझे देखे मैंने क्या किया, आपसे मोहब्बत कर ली बिना जाने क्या फिफ्सा आप ही की मोहब्बत थे? बिया को अपनी मोहब्बत पर शर्मिंदगी हो रही थी। वर्का तो पहले बिया को खामोशी से देखता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके आंसू साहब की, मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक कशिश है। वर्का की बात पर पिया ने नजरें उठाकर देखा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि तुम जो ज़ुबान से कहती हो वो आंखों से नहीं झलकता। क्या कह रहे हैं आप? बिया देखो, मेरे दिल में हिफ्सा थी और रहेगी। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत की मोहर है। मैं अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुका हूँ, तो फिर मुझे किससे मोहब्बत है? ये मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो। कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसके लफ्ज़ों से, आंखों से, अमल से तुम्हारे लिए मोहब्बत छलकती हो, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो, जिसको तुम्हारी फ़िक्र हो हर चीज़ से ज़्यादा। बिया खामोशी से वर्का की बातें सुन रही थी। वर्का ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा हुआ था। दोनों इस बात से बकौल बेखबर थे कि कोई उनकी तस्वीर ले रहा है। वर्का के सच में ऐसा है? इस तरह तो सिर्फ रूहान कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। पिया वो हमेशा कहता होगा, तुमने महसूस किया नहीं किया। वो हमेशा अपने हर अमल से मोहब्बत दिखाता होगा, लेकिन तुमने कभी महसूस नहीं किया। समझ रही हो ना? पिया को वर्का की बातें समझ आ रही थी। उसे बचपन से लेकर आज तक किया जाने वाला हर अमल रूहान की याद आ रहा था। शायद आपके ज़रिए मुझे सही इंसान तक पहुँचना था। मैं देखना चाहूँगी आपकी बातें सच हैं या नहीं। बिया सब सच होगा। ये बात अपने जहन से निकाल दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मैं सिर्फ अच्छा लगता था। अच्छा लगने मोहब्बत होने में फ़र्क है। लेकिन याद रखना, तो मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुझे एक अच्छा दोस्त पाओगी। जब कभी मुश्किल में होगी तो इस दोस्त को याद कर लेना। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दिएगा। बिया को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कोई बात नहीं, तुमने ही तो कहा ना, सही इंसान तक पहुँचाने का ज़रिया बना हो। वर्का ने मुस्कुराते कहा, अब जाओ वरना रूहान परेशान हो जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। बिया कहकर चली गई। हिफ्सा अपनी ना से किसी और की तो मोहब्बत मुकम्मल हो। वर्का ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा। बिया घर आई तो देखा रूहान सोफे पर बैठा लैपटॉप खोले काम कर रहा था और साथ ही साथ
फ़ोन पर आरिफ से काम के बारे में बात भी कर रहा था। बिया कर रूहान के सामने सोफे पर बैठ गई, उसे देखने लगी। रूहान ने भुवन उठाई से पूछ रहा हो क्या हुआ। बिया ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। बिया पिछले 10 मिनट से वैसे ही उसे देखे जा रही थी। आरिफ मैं बाद में कॉल करता हूँ। रूहान ने फ़ोन बंद किया और आकर बिया के साथ बैठ गया। क्या बात है, पिछले 10 मिनट से अपनी आंखों से मेरा एक्सरे क्यों कर रही हो? बस इसी ही आपको देखने का दिल कर रहा था। अरे वाह, आज तो तेवर ही बदले बदले है। रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बताएं, आप मुझसे कितने साल बड़े हैं? उम्र का ख्याल कैसे आ गया? अरे बताएं तो। 12 साल। 12 साल चलेगा, बिया ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ के अपने रूम में चले गए। खैर होना जाने क्या हो गया है इसे, रूहान ने दिल में कहा। रूहान रूम में बैठा काम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अंदर आ जाऊँ? बिया की आवाज़ आई। तुम्हें कब से इजाज़त की ज़रूरत होने लगी? आ जाओ। नहीं ऐसी को मुझे लगा शायद मसरूफ़ हो। बिया ने साइड टेबल पर चाय का मग रखते कहा। अच्छा बैठो यहाँ। रूहान ने उसे बैठने को कहा। किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, सब है मेरे पास बिया। अरे वो कोई डिमांड भी नहीं। रूहान ने मुस्कुराते कहा। लो अच्छा है ना, नहीं किया, आपके पैसे बच गए। हाँ इतना ख्याल कहीं अटैक ही ना हो जाए। रूहान ने दिल पर हाथ रखते कहा। अल्लाह ना करे कुछ हुआ आपको? बिया ने फिक्र से कहा। हाय जब ऐसी फिक्र करती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। बिया बस रूहान को कहते और मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैडम, रूहान ने बिया की आंखों के आगे चुटकी बजाते कहा। हाँ आप काम करें, मैं जा रही हूँ। बिया भागते हुए रूम से चली गई। क्या हो गया है उसको? कुछ अलग अलग लग रही है। बिया होने वाली तब्दीली रूहान ने भी नोट किया। रूहान बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसे व्हाट्सएप पे किसी अनजाने नंबर से कॉल आई थी। हेलो जी, कौन हो? ये मत पूछो, कुछ बताना है वो सुनो। क्या बदतमीज़ी है ये? रूहान को गुस्सा आ गया। मैंने जो कहा था ना बताना है वो सुन। वो तेरे दिल रुबा बिया बाहर गुल खिलाती घूम रही है। अपनी गंदी ज़ुबान से बिया का नाम भी मत लेना। तो है कौन? रूहान को शदीद गुस्सा आ रहा था। चल मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो तस्वीर भेजा वो देख ले। वो दूसरी जाने मौजूद बंदे ने कॉल कट की और कुछ ही लम्हे बाद उसने ही नंबर से कुछ तस्वीरें भेजी जिसमें बिया के कंधे पर किसी ने हाथ रखा हुआ था। तस्वीरों में लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तस्वीर देखकर तो रूहान को यकीन नहीं आया। वो बिया से बचपन से मोहब्बत करता था, उसे किसी और के साथ देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कैसे हो सकता है? नामुमकिन है ये। रूहान को यकीन नहीं आ रहा था। बड़े साहब, वो सामान का क्या करना है? तभी खान बाबा अंदर आए। रूहान की नमाखों को देखा, उनकी बात अधूरी रह गई। क्या हो गया बड़े साहब? वो जल्दी से रूहान के पास आए। को कुछ नहीं खान बाबा, कुछ हुआ है तो बताएं। नहीं आप बताएं क्या बात है? रूहान ने बात बदली। बड़े साहब, वो बेसमेंट में रखे सामान का क्या करना है? आप जो समझ आए वो करें। रूहान कहकर रूम में चला गया। मैं अपने रूम में लेटी रूहान के बारे में सोच रही थी। रूहान के लिए उसके जज्बात बदल रहे थे, वो महसूस कर रही थी। वो ख्यालों में डूबी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? बिया ने अंदर से ऊंची आवाज़ में कहा। मैं हूँ बिया बीबी। बिया खान बाबा की आवाज़ पहचान के उठकर दरवाज़ा खोला। क्या हुआ खान बाबा? बिया ने खान बाबा के चेहरे पर मौजूद परेशानी को देखते हुए कहा। वो बड़े साहब ने थोड़ी देर पहले मोबाइल में कुछ देखा, फिर रोने लगे। मैंने पूछा तो कुछ नहीं बताया। अभी कहाँ है वो? मियाँ सुनकर परेशान हो गए। बाहर लॉन में। अच्छा भैया, जल्दी जल्दी कदम लेते हुए लॉन में आई। रूहान बैठा आसमान को देख रहा था। बिया आकर रूहान के सामने बैठ गई। रूहान क्या हुआ? बिया ने पूछा, लेकिन रूहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रूहान मैं आपसे बात कर रही हूँ। रूहान बिया के सवाल का जवाब देने के बजाय उठकर जाने लगा। बिया ने रूहान का हाथ थाम कर रोका। रूहान आपकी नज़रों में ये बेरुखी मेरे लिए क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया? बिया से रूहान का इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं होता। बिया हाथ छोड़ो मेरा, मुझे नींद आ रही है। रूहान ने खुश्क लहजे में कहा। रूहान क्या हो गया है? बिया रूहान के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं हुआ, हटो। रूहान ने सख्त लहजे में कहा। रूहान प्लीज़ ऐसा नहीं करें। बिया रोने लगी। बिया रो नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ। रूहान ने बिया के आंसू पोंछते कहा। तो बताएं क्या हुआ है? ठीक है बैठो। रूहान ने बिया को चेपे बिठाते कहा। रूहान ने मोबाइल निकालो, पिक्चर्स बिया को दिखाएंगे। बिया ने सवाली नज़रों से देखा। मुझे अनजाने नंबर से किसी ने भेजा है। रूहान आप इस वजह से ऐसा सलूक कर रहे थे? मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर तुम किसी और को पसंद करती तो मुझे बता सकती थी। रूहान ने दिल पर पत्थर रख के बात की। जी मैं पसंद करती हूँ किसी और को। किसको? रूहान ने हिम्मत जमत करके पूछा। वो मैं बता दूंगी, पहले मैं इस तस्वीर के बारे में बता दूं। ये लड़का वर्का का ही वर्का के वही वर्का जिसको हफ्सा आप पसंद करती थी। बिया की बात सुनकर रूहान चौंक गया। फिर बिया ने सारी बात बता दी। ये तस्वीर तब की है जब मुझे सर से उनके बारे में पता चला तो मैं वर्का से कंफर्म करने का इस तस्वीर को बहुत गलत अंदाज में लिया गया है। मैं रो रही थी तो वो बस मुझे समझा रहे थे। अगर आपको लगता है मैं अभी भी झूठ बोल रही हूँ तो आप अपने दोस्त आजर जो उनके भाई हैं उनके घर से आकर पूछ सकते हैं। तो फिर ये तस्वीर मुझे भेजने का मकसद क्या था? कौन ऐसा करेगा और क्यों? गलतफहमी डालने के लिए। जब बर्दाश्त जिससे बर्दाश्त नहीं होता आपका मेरे साथ रहना। बिया मुझे माफ़ कर दो। रूहान ने नजरें झुकाते कहा। प्लीज़ माफ़ी मत मांगे, आपकी जगह कोई और होता वो तो न जाने क्या कर चुका होता। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। बिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लेकिन कौन है जिसको तुम पसंद करती हो? मेरे सामने बैठा शख्स। बिया रूहान की जानिब देखते बोली। रूहान इधर उधर देखने लगा जिसे कंफर्म कर रहा हो कोई और तो आसपास नहीं बैठा हुआ। मैं जब यकीन हो गया तो पूछा जी। रूहान खुशी से मुस्कुराने लगा, फिर उठ के बिया के पास आया और उसे पुश्त से पकड़ कर गोद में उठाकर खुशी से गोल घूमने लगा। रूहान बस बस नीचे उतारने बिया ने कहा तो रूहान ने बिया को उतरते अपने सामने खड़ा किया, उसके माथे का बोसा लिया। तुम्हें पता जिस दिन से तुम्हें देखा था उस दिन से ही मेरे सामने दिल में बिया
बस कही हो तुम। रूहान ने मोहब्बत का इजहार करते कहा। तो फिर कभी कहा क्यों नहीं? डर लगता था जो मोहब्बत बेकर का रिश्ता है वो कहीं मेरी जहाँ मोहब्बत के इजहार से ख़त्म ना हो जाए। आपको पता है आप बहुत साफ और भोले दिल के मालिक हैं। बिया रूहान की आंखों में देखते बोला, बिया क्या मेरी मोहब्बत को कबूल किया? जी कबूल किया। बिया ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया और भागते हुए रूम में चली गई। ये क्या बोल रहे हो तुम मालिक? जमील ने मालिक का गिरबान पकड़ कर कहा। मैं सच कह रहा हूँ, हमने जो किया उसका कोई असर नहीं हुआ। ये जमील गुस्से से पागल हो रहा था। मैं पिछले एक हफ्ते से इसलिए यहाँ था कि तुम मुझे ये बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो करना है मैं करूँगा। वो वर्का, रूहान और रबिया सब मरेंगे, वो भी मेरे हाथों। जमील के अंदर बदले की आग चल रही थी। जमील, ये कराची है, तुम्हारा इलाका नहीं जहाँ तुम जो भी करते फिरो। मलिक नहीं चाहता था कि जमील कुछ ऐसा करे। बकवास बंद कर, मेरे मामलात में घुसने की ज़रूरत नहीं। तुम देखना दिन की रोशनी में मारूंगा। किसी के बाप में दम नहीं है कि मेरा कुछ कर सके। जमील ने तकब्बुर से कहा। कल साहिल पे मिलने वाले हैं ना? जमील ने मलिक से पूछा। हाँ, मैंने खुद वर्का को कहते सुना था। ठीक, तो बस तीनों का आखिरी दिन होगा। आप तैयार हो गए? पिया रूम में आई तो रूहान सामने खड़ा तैयार हो रहा था। जी हाँ, मैं तैयार हूँ। चलें फिर, वर्का को और इंतज़ार नहीं करवाते। हाँ, मैंने तो पहली दफ़ा मिलने वालों में हूँ। ऐसे जब केस चल रहा था तो मैंने कभी नहीं देखा उसको, वो कभी आता ही नहीं था कोर्ट। वैसे मैंने आज़र को बता दिया है, इससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। बहुत अच्छा किया। चलें, अब दोनों जाने के लिए निकले। दोनों ही खुश थे। पिया सारे रास्ते रूहान से बातें करने में मसरूफ़ थी। रास्ते में उन्होंने वर्का को पिक किया। अस्सलाम वालेकुम, वर्का ने पुरजोश अंदाज में कार में बैठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, रूहान ने जवाब दिया। भाई से तुम्हारी तारीफ़ सुनी थी, लेकिन तुम तो हैंडसम भी हो। वर्का ने रूहान की तारीफ़ की। अरे यार, मैं हैंडसम हूँ लेकिन तुम तो ब्लेडर आदमी हो। और रूहान ने ड्राइव करते कहा। उफ, कितनी खुशफहमी है आप दोनों को, तुम तो हमसे जलती हो। रूहान ने कहा। तीनों बातों में मसरूफ़ थे। तभी रूहान ने कार रोक दी थी। क्या हुआ, पहुंच गया? बिया ने रूहान की तरफ देखते कहा। नहीं। रूहान ने कार नज़रों के सामने इशारा किया। बिया ने सामने देखा तो जमील और मलिक दोनों उनके सामने कार रोके खड़े थे। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? रूहान ने कार तीनों नीचे उतरे। तो यहाँ क्या कर रहा है? रूहान आगे आया और जमील से पूछा। ये जमील तो नहीं, वर्का ने बिया से पूछा। आप जानते हैं? नहीं, भाई ने बताया था। तुम लोगों की मौत लेकर आया हूँ, जमील ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या बकवास है? और मलिक तो यहाँ क्या कर रहा है? वर्का भी आया, वही जो जमील करने आया है। मलिक ने जमील की जानिब देखते कहा। जमील ने पिस्टल निकाली और रूहान के माथे पर रख दी। रूहान, बिया चीखती हुई आगे बढ़ी, लेकिन वर्का ने उसका बाजू थाम कर उसे रोक लिया। क्या चाहते हो? छोड़ो रूहान को, बिया ने चीखते कहा। पहले तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब सिर्फ तुम लोगों की मौत चाहता हूँ। तुम लोगों की वजह से मैंने अपने बाबा और आगा जान को खोया, इसलिए पहले ये मरेगा। उनको वही मिला जो मिलना चाहिए था। तुझे भी लटका देना चाहिए था। गलती से बच गया। तो रूहान ने बेखौफी से कहा। ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। वर्का कुछ करें। बिया ने वर्का से इल्तिजा किया। बिया, मैं पिस्टल नहीं लाया, लगता है तारीख खुद को हरा रही है। वर्का को हिफ्सा की मौत का मंजर याद आ गया। तभी हवा में गोली चलने की आवाज़ गूंजी। सबकी सांसें रुक गईं। गोली लगी थी, लेकिन रूहान को नहीं, जमील को। और गोली चलाने वाला जमील के पीछे था। भाई, वर्का ने देखा था आज़र के हाथ में गन थी और गोली जमील के सर में पेवस थी। जमील अपना बेजान वजूद लेकर ज़मीन पर गिरा। मलिक ने भागना चाहा, लेकिन रूहान ने पकड़ लिया। पिछली बार नहीं बचा सका था मैं, लेकिन आज मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। आज से तुम तो डायरेक्ट आने वाले थे तो यहाँ? रूहान ने कहा। अहमद ने जलील की बातें सुन ली थी, वही मुझे यहाँ लेकर आया है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना न जाने क्या हो जाता। बिया डर की वजह से रो रही थी। बिया कुछ नहीं हुआ, बस। रूहान ने बिया को गले लगाया। अहमद उठा लो जलील की लाश को, और इस मलिक को लेकर जो से तो मुझे बहुत हिसाब चुकता करना है। बरका ने मलिक का गिरबान पकड़ कर कहा। छोड़ूंगा नहीं। मलिक जाते जाते चीख रहा था। चलो, हमारी मीटिंग हो गई, अब क्या इरादा है? ऐसा आज़र ने मुस्कुरा कर कहा, जिसमें सब हंसने लगे। निकाह हो गया, लगाओ सॉन्ग, मैं नचूंगा। वर्का ने खुशी से उछलते हुए कहा। रूहान और बिया का घर में सादगी सा निकाह था। वर्का, आज़र, आरिफ करीबी लोग थे। सब खुश थे, हर तरफ खुशियाँ थी। वर्का की डांस करते करते नजर हंसते हुए रूहान और बिया पर पड़ी तो आंखों से आंसू छलक पड़े थे। ऐसे ही दिन का उसने हिफ्सा के साथ ख्वाब देखा था। आज वर्का की आंखों से छलकते आंसू देख चुका कि वर्का के कंधे पर हाथ रखा तसल्ली दी। सब जा चुके थे। बिया रूम में बैठी रूहान का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला, रूहान अंदर आया। बिया बेड से उतर कर उसके पास गई। मेरी मुँह दिखाई। अरे सबर, इतनी जल्दी क्या है? और कैसी दुल्हन हो? ऐसा कौन सी दुल्हन करती है? मैं करती हूँ अपने। ये लो। रूहान ने बिया के हाथ में बॉक्स रखा। बिया ने खोला तो इसमें एक बहुत खूबसूरत रिंग थी, जिस पर रूहान लिखा था। ये बहुत प्यारी है, वो कॉल तुम्हारी तरह। तुम्हें पता है जैसा लग रहा है, मुझे सब मिल गया। मुझे ये भी यही लग रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि मुझे आपकी मोहब्बत के बिना एक दिन भी जिंदा न रहने रखे। मैं भी यही दुआ करूँगा। रूहान ने कहा। बिया के माथे पर बोसा दिया। दोनों मुकम्मल हो गए थे। आज भी और रूहान को देखकर दिल किया, काश तुम होती तो हम भी ऐसी खुश होते। वर्का घर की छत पर तन्हा बैठा आसमान की जानिब देखते हिफ्सा से बातें कर रहा था। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें याद कर कर कभी नहीं रोऊंगा, क्योंकि तुम दूर थोड़ी हो गई हो, बस नजरों से उछल हो गई हो। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब हम दोबारा मिलेंगे। वर्का की आंखों से आंसू तो नहीं बह रहे थे, लेकिन उसका दिल रो रहा था। और कैसे ना रोता। एक तवील इंतज़ार
जो था ख़त्म शुद्ध। आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। सैड स्टोरी थी, मुझे सैड स्टोरीज़ बहुत पसंद है। मैंने अपने फेसबुक पे पेज के ऊपर भी अभी पोस्ट लगाई थी कल रात में। तो मतलब कि किस तरह की स्टोरीज़ पसंद है मुझे, कि स्टोरीज़ जो पसंद होती हैं एक जिसमें गर्ल्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कि पहले वो थोड़ी दबू सी होती हैं, फिर उनको वक्त बदलता है, लाइक लोगों की बातें, और फिर वो ख़ुद को ट्रांसफॉर्म एक अच्छे उसमें ट्रांसफॉर्म करती है कि लोग देखते दंग रह जाते हैं। और एक वो जिसमें एक कैरेक्टर डेथ हो जाता है और उसकी याद में, हाँ ये क्या टचिंग स्टोरी होती है, हार्ट टचिंग स्टोरी, दुखी दुखी। फिर उसमें वो जो हमारी ट्रेंडिंग पाकिस्तानी OSTs हैं वो जब चल रहे हों तो मतलब कहानी खुद दिमाग में क्रिएट हो जाती है। चलें, उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।